बाजार बजाती है, बता दिए थे बाजार, है ना, बता दिया। क्रेता के आधार पर 1 बाजार 2 बाजार वैसे ही होता है, छोड़ दो उसको। उसके आधार पे भी 3 प्रकार के होते हैं। जब क्रेता की संख्या मतलब जब खरीदने वाली संख्या 1 हो, ठीक है, 2 या कुछ हो या बहुत सारे हो, ठीक है, वो सिंपल सा चीज़ें हैं। तो क्या होता है जब 1 होता है ना तो फिर वो उसके अकॉर्डिंग चलता है, देना देन इंतजार ऐसे हो जाता है। मतलब एक ही आदमी है खरीदने वाला तो, और बहुत सारे हैं तो फिर वो भी बाजार का ठीक स्वरूप नहीं है। सबसे अच्छा मार्केट ग्लोबल मार्केट रहता है, ठीक है, जिसमें आपका क्रेता भी 1 से ज़्यादा हो, बहुत सारे हो, और विक्रेता भी 1 से ज़्यादा हो, ठीक है, ओके। तो चलो ना मिसलेनियस और कुछ कुछ जो है उसको भी कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक। गरीबी बेरोजगारी, मुद्रा हेडिंग डालो तो मुद्रा, पैसा पैसा है ना, पैसे के बारे में पढ़े, ठीक। क्या हुआ, आ जाओ आ जाओ, नहीं एकदम चंगे हैं भाई। देखो अभी स्टार्ट होता है तो थोड़ा धीरे धीरे गर्म होता है ना जी। मुद्रा, मुद्रा के बारे में पढ़ना है ना। आप लोग अभी बचे ही थे। कैसे जी, आप चश्मा एक दिन आते एक दिन नहीं आते, हैं? ऑनलाइन किए थे, पूछूंगा, बता रुको। बताओ बाजार के प्रकार, बताओ बताओ बाजार के प्रकार बताइए ना जी। हाँ हाँ बोलो। और एकाधिकारी बाजार का उदाहरण थे क्या हम लोग? कौन कौन? भारत। और अल्पाधिकारी नहीं। और ओपन मार्केट कब से हुआ है? 1991। दे दो, आपका ही कमी, बंद कर दीजिएगा उसे। देखो मुद्रा पढ़ना है, चलो देख लो एक बार, ऑनलाइन भी हैं कुछ लोग। हो गया ना? चलो देखो तो, हम लोग को मुद्रा पढ़ना, पैसा पैसा। देखो पहले क्या होता था कि ना, जो हमारे यहाँ ना पैसा मतलब ऐसे नोट वोट तो था नहीं, तो बार्टर सिस्टम चलता था, ठीक है। बार्टर सिस्टम मतलब समझ लो वस्तु विनिमय प्रणाली। वस्तु विनिमय प्रणाली क्या होती है कि अगर आपके पास कुछ है देने के लिए वस्तु, तो हमको दीजिए, हम उसके बदले को दूसरी वस्तु देंगे। ये हमारी जो पुरानी इतिहास में पढ़ोगे ना, उस समय ये चलता था। सिंधु घाटी सभ्यता वगैरह में ना, हम लोग मेसोपोटामिया हो गया, मिस्र हो गया, वो सब से ट्रेड करते थे। तो ट्रेड करते थे तो क्या होता, हम कुछ देते थे और उसके बदले हम लोग को वो लोग कुछ देते थे, ऐसे चलता था। फिर धीरे धीरे ना पैसे का चलन आया, ठीक। और पैसे का चलन आया ना, तो ये मुद्रा जो है, पैसे जो है वो धीरे धीरे चलन में आई, और उसके बाद कई प्रकार की मुद्राएं यानी पैसे बन गए। तो उसमें देखो सबसे पहले देखो, एक होता है आपका रियल करेंसी, ठीक है, मतलब वास्तविक मुद्रा, ठीक है। वास्तविक मुद्रा क्या होती है? तो वास्तविक मुद्रा ऐसी मुद्रा होती है जो वस्तु के बदले वो मुद्रा का, वस्तु का मूल्य और मुद्रा का मूल्य बराबर होता है, उसको क्या बोलेंगे? तो आपको वास्तविक मुद्रा के नाम से जानते हैं, ठीक है। जैसे मान लो जितने का वो वस्तु है उतने ही क्या है आपका उसका उस मुद्रा की वैल्यू। जैसे बता रहा हूँ, जैसे 5 रुपए से 1 रुपए है ना, वो 1 रुपए जो है वो मेटल का प्राइस भी 1 रुपए ही है, ओके। अच्छा ये भी बच्चे देख रहे हो क्या ठूसते हुए आ रही उधर, पता मत चले, ऐसे लगे पता नहीं चलेगा आज मंगल, सावन चालू हो गया ना? हो ठीक ठीक, सावन सोमवार, 16 सोमवार रखते हैं कि नहीं रहते? आज तो मंगलवार है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक ठीक, सावन सोमवार वाला है ना। चलो तो मैं क्या बता रहा था, मुद्रा बता रहा था। मुद्रा क्या होता है? विनिमय का माध्यम होता है, एक्सचेंज का क्या होता है? मीडियम होता है। और मुद्रा की अगर बात करें तो सबसे पहले बार्टर सिस्टम था। अभी क्या है, एक वास्तविक मुद्रा बता रहे थे। क्या बता रहे थे? वास्तविक मुद्रा। कौन सी मुद्रा है? ठीक है, वास्तविक, एक मिनट ना, वास्तविक मुद्रा। तो वास्तविक मुद्रा क्या होती है? तो वैसे ही जो मुद्रा होती है जो वस्तु के बराबर मुद्रा का मान होता है ना।
वास्तविक मुद्रा को ही ना संपूर्ण मूर्तिमान मुद्रा के नाम से जानते हैं। क्या नाम से जानेंगे? संपूर्ण मूर्तिमान मुद्रा। वास्तविक मुद्रा क्या नाम से जानेंगे? संपूर्ण मूर्तिमान मुद्रा। संपूर्ण मूर्तिमान मुद्रा क्या हुआ? सरक जा रही है, ध्यान ठीक से चलो भाई, ये पग टूट जाएगा नहीं। देखो हो गया, चलो देखो संपूर्ण मूर्तिमान मुद्रा क्या होती है? मतलब वस्तु का प्राइस और उस जो मुद्रा है, जो करेंसी है, उसका प्राइस दोनों बराबर हो जाएंगे। जैसे जो वो होता है सिक्के, वो सिक्के उतने ही के ही होते हैं। मतलब 1 रुपए है ना, तो मेटल का ही प्राइस अगर मान लो जाओगे तो उतना ही का ही मेटल मिलेगा। तो 1 रुपए बराबर एक आपका एक वस्तु उतना ही मेटल भी 1 ही रुपए की होगी, तो मेटल बराबर हुआ ना। तो इसको बोलते हैं वास्तविक मुद्रा या फिर संपूर्ण मूर्तिमान मुद्रा के नाम से जानते हैं। एक होता है टोकन करेंसी, ठीक है। एक ऐसा होता है टोकन करेंसी। देखो वो क्या होता है टोकन, तो टोकन करेंसी है कागजी करेंसी। तो ऐसी मुद्रा जिसमें मुद्रा का मान ज्यादा होगा और वस्तु का मान क्या होगा? कम, ठीक है। जैसे मान लो 2000 का नोट लेके पहुंच गए, ठीक है, तो 2000 का नोट का जो वैल्यू है वो ज्यादा होगा और वस्तु क्या होगी? कम, ठीक। तो दूसरा मुद्रा कौन सी होगी? तो टोकन। यही चलता है आजकल। कौन सा? टोकन। इसको क्या बोलते हैं? कागजी मुद्रा। क्या बोलते हैं? कागजी मुद्रा। इसमें किसका मान ज्यादा होगा? मुद्रा का कि वस्तु का? मुद्रा का मान ज्यादा होता है, ठीक है। टोकन होती है ना टोकन। वैसे रियल अगर वैल्यू देखोगे ना तो रियल वैल्यू कागज का कम होता है, बट इसका मान ज्यादा होगा, ठीक है। इस करेंसी का मान जो है ना, जैसे करेंसी है ना, उस करेंसी के वैल्यू ज्यादा होगी और वास्तविक अगर मूल्यांकन करेंगे ना तो इसका मूल्यांकन क्या होगा? ये कागज का उतना मूल्य नहीं होगा जितना उसमें टोकन होगा। जितने का मूल्य लिखा होगा उतने का वो होता नहीं। उसके बाद होता है प्लास्टिक मुद्रा। तीसरा कौन सी हो जाएगी? प्लास्टिक मुद्रा। अरे नहीं भी याद रखते ना तो भी ऑप्शन में आप बना डालोगे, इतना समझ जाओगे। प्लास्टिक मुद्रा क्या होती है? तो जो क्रेडिट कार्ड वगैरह होता है ना, जो हमारे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ये सब क्या होते हैं? प्लास्टिक मुद्रा में आ जाएंगे, ठीक है। जो मुद्रा मेन पढ़ना था वो दूसरा था, ठीक। तो देखो ये हमारा मुद्रा है। मुद्रा क्या होती है? एक्सचेंज का माध्यम होती है। मुद्रा प्रणाली का विनिमय देखना है नेक्स्ट, ठीक। प्राथमिक मुद्रा छोड़ दो, समीप मुद्रा। हाँ, तरल मुद्रा एक जान लो, तरल मुद्रा, ठीक। तरल मुद्रा समझते हो? तरल मतलब जो पास में होती है मुद्रा ना, उसको तरल मुद्रा कहते हैं। जो जल्दी मूव करती है उसको हम लोग तरल मुद्रा के रूप में जानते हैं। सुनो, जैसे बता रहा हूँ आपको, जैसे कैश होता है, कैश, ठीक है, वो कैश को किस में काउंट करते हैं? तरल मुद्रा में काउंट करते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा तरल मुद्रा क्या होती है? तो जो कैश हमारे पास होते हैं, जो प्रॉपर्टीज होती हैं, वो सब क्या होता है? तरल मुद्रा में आते हैं। और जो बॉन्ड वगैरह आते हैं ना, वो तरल में नहीं आते। क्लियर? बॉन्ड जानते हो, है ना, बॉन्ड वगैरह, ठीक। चलो नेक्स्ट देखो। तो मुद्रा का मुद्रा प्रणाली में हम लोग पढ़ते हैं M1, इसी को बोलते हैं संकीर्ण मुद्रा। क्या बोलते हैं? संकीर्ण या नैरो, आपका करेंसी के नाम से जानते हैं। इसी को याद रखना है आप, ठीक ठीक। अभी तक तो पूछा नहीं है बट आगे पूछ सकता है। M1 क्या हुआ? संकीर्ण मुद्रा है और M1 बराबर होता है आपका DOD और DD, ठीक है। और एक आपका होता है, क्या बोलते हैं उसको? C, ठीक, C ये होता है। M1 बराबर लिख लीजिए C प्लस DD प्लस OD, ठीक। M1 ये सब क्या है? संकीर्ण मुद्रा या नैरो मुद्रा कहलाती है, ठीक। C बराबर जनता द्वारा, इतना वो कैसे? जनता द्वारा धारित मुद्रा को क्या बोलते हैं हम लोग? C के नाम से जानते हैं। OD क्या हो गया? RBI द्वारा धारित। और ये आपका बैंक मांग जमा, ठीक। आपसे इससे पूछे M1 यानी संकीर्ण मुद्रा में, नैरो मुद्रा में हम लोग किसको किसको कंसीडर करते हैं? तो एक जनता के पैसे होंगे उसमें,
एक जो हम लोग बैंकों में जमा करते हैं पैसे वो होंगे, और एक जो आरबीआई के पास पैसे होंगे वो होंगे। तो तीन मुद्रा को मिलाकर हम लोग किसमें डालेंगे, तो M1 में। क्लियर है, ध्यान समझिएगा। M1 आपसे पूछे M1 का क्या मतलब है, ठीक है, इकोनॉमिक्स का सिस्टम है। M1 पूछ ले तो M1 में हमारे पैसे आएंगे, बैंक में जमा किए हैं वो पैसे आ जाएंगे, और जो आरबीआई के पैसे हैं वो वाले पैसे को क्या बोलेंगे, M1 बोलेंगे। सबसे महत्वपूर्ण मुद्रा कौन सी है, M1 ही है। ठीक है, याद रखिए, सबसे महत्वपूर्ण मुद्रा और सबसे आपका तरल मुद्रा। ठीक है, सबसे तरल मुद्रा कौन सी होगी, M1। लिख लेना जी, कभी पूछ ले तो। तरल मुद्रा और महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण मुद्रा और सबसे तरल मुद्रा कौन सी हो जाएगी, M1 ही हो जाएगी। ठीक है, ठीक है जी। M1 में पता चल गया ना कौन कौन सा आएगा, कौन सा आएगा, तो हमारा पैसा, बैंक वाला और आरबीआई। ठीक है, आगे बढ़े। उसका देखो M2, M1 प्लस डाकघर की जमा। ठीक है, M2 में क्या आ जाएगा, M1 प्लस डाकघर की जमाए को M2 बोलते हैं, बचत खाते की जमाए। ठीक है, किसमें फॉर्मूला है M1 में इसके इस पैसे को कंसीडर नहीं करेंगे, ये थोड़ा कम पैसा है ना, और ये लोकल पैसा हो गया। डाकघर की जो जमाएं होती हैं इसको M2 में कंसीडर करते हैं। M1 के साथ अगर इसको जोड़ दोगे तब जाके M2 निकलता है, नहीं वो अलग पैसा है। ठीक है, डाकघर अपने आप में जब बजट जमा करते हैं उन लोग को अलग सिस्टम चलता है, मतलब बैंक उनके अलग ब्याज दरें चलती हैं, उसमें पैसा जमा करने का सिस्टम भी अलग है। देखे होंगे 10-10 रुपये 20-20 रुपये रोज लेते हैं वाला, है ना, ऐसा चलता है कि नहीं, कभी जमा किए तो उन लोग थोड़ा ना गरीबा टाइप से समझ लो आप, है ना, गरीबा टाइप से, मतलब आप जिसका पैसे कम है ना वो लोग डाकघर पे जाते हैं, तो उस समय वो करते हैं। जैसे आप ना ऐसा करो, नहीं ये पैसा ना रोज 10 रुपये बचा सकते हो ना, 10 रुपया देना, तो रोज 10-10 रुपये बचा कैसे करके जमा करते हैं। तो डाकघर की जमाएं जो होती हैं वो अलग चीज होती हैं, उसको हम लोग किसमें कंसीडर करते हैं, M2 में कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो M2 में अगर M1 प्लस M2 जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा, M1 प्लस डाकघर जमा जोड़ दोगे तो क्या निकलेगा, M2 निकलेगा। ठीक है, या ये फॉर्मूला याद रखिएगा। ठीक है, M1 क्या होता है, तो देखो हमारे पैसा और बैंक में जमा पैसा और आरबीआई के पास पैसा, ये तीनों पैसा जोड़ दो क्या हो जाएगा, M1। यही तो है ना सबसे तरल, तो सबसे तरल और सबसे महत्वपूर्ण M1, और M2 क्या हो जाएगा, तो ये उस पैसे के साथ M1 के साथ अगर डाकघर भी जोड़ दिया जाए तो क्या हो जाएगा, वो M2। ठीक है, अच्छा M3 देखें, M3 देखिए तो, ठीक है, मुद्रा की प्रणाली। ठीक है, क्या चीज, M2 को M2 ही बोलते हैं। हाँ ठीक है, ये मनी, M फॉर मनी होता है। ठीक है, मनी M2, इसी M2 आपको उसमें भी लिख के आएगा, मतलब क्वेश्चन भी आएगा ना तो M2 ही लिख के आएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला जो है ना, ये फॉर्मूला ही लिख के आएगा, मतलब ऐसा नहीं लिखाएगा कि इसको क्या। हाँ, ये बोल सकता है कि कौन सी मुद्रा को हम लोग सबसे तरल बोलते हैं, सबसे महत्वपूर्ण बोलते हैं, M1, M2, M3, M4 ऐसे करके। ठीक है, तो वो जो नाम है ना वो चेंज नहीं करेगा, ये नाम इकोनॉमिक्स का टर्म्स है। ठीक है, M1 मतलब मनी 1, M2 मतलब मनी 2 ऐसे करके। ठीक, तो M3, M1 प्लस, ध्यान सुनना, M1 प्लस बैंक की सावधि जमा, सावधि जमा यानी फिक्स डिपॉजिट। ठीक है, सावधि जमा, M1 प्लस बैंक की सावधि जमा। ठीक है, अब सावधि देखो, बैंक के पास दो प्रकार के जमा होते हैं। ठीक है, दो प्रकार के पैसे होते हैं, एक आपका सामान्य वाला चलता है, एक एफडी वाला पैसा होता है। एफडी वाला जानते हैं, जब हम लोग 2-3 साल के लिए एफडी करवाते हैं, 3-4 साल करवाते हैं ना जी, कि आगे हम लोग हमारा दिन रात में काम आएगा ऐसे करके फ्यूचर में, तो वो उसको बोलते हैं एफडी। तो वो एफडी वाला पैसा देखो, इसमें एफडी वाला पैसा नहीं, बैंक के पास मांग जमा है ना, मांग जमा मतलब सीधा सिंपल जमा, इसलिए मांग जमा लिखो, और एफडी वाला अलग है। अगर M1 में हम लोग क्या जोड़ दे, बैंक के साथ सावधि जमा को भी जोड़ दे, तो ये क्या हो जाएगा, M3 होगा। सबसे व्यापक मुद्रा M3 है, उसको लिखना, वही पूछता है। ठीक है, व्यापक में यही सब क्वेश्चन आने वाले, सबसे व्यापक मुद्रा आपसे पूछ ले। ठीक है, सबसे विस्तृत मुद्रा पूछ ले तो कौन सा हो जाएगा आपका। ठीक है, मुद्रा की आपूर्ति M3 से होती है। ठीक है, मुद्रा की आपूर्ति किससे होती है, मैं कर दे रहा हूं, सबसे व्यापक मुद्रा, और मुद्रा की आपूर्ति
आपूर्ति जो है M3 से ही होती, सबसे विस्तृत। ठीक, M3 को पूछा जाता है, M1 को पूछा जाता है। ठीक, M3 M1 प्लस बैंक की सावधि जमा। सुनो तो, अगर मान लो ऐसे लिख दे, M3 का फॉर्मूला आपके पास लिख दे ऐसे, ध्यान से ना, ठीक है, तो बनेगा कि नहीं। देखो मान लो इसमें से M3 कौन सा ऐसा करके पूछ दिया, तो मैं M लिख देता हूँ C प्लस DD प्लस OD प्लस सावधि, बैंक की सावधि तो ये नहीं समझ पाओगे क्या, है ना? यही तो है क्या M1, है ना? यही तो है क्या M1। तो इसमें से ऐसे मान लो लिख दिया रहे, बस इतना लिखे रहे और सब में कुछ चेंज कर दे। ठीक है, इसमें कुछ इसमें लिख दे, कुछ में डाकघर लिख दे, और ऐसे करके 4 ऑप्शन बना दे। ठीक है, तो वो मतलब उस अप्रोच से सोच पाओगे कि नहीं? मतलब आप ये वाला पकड़ लोगे ना, CDD, देखो चेंज नहीं होगा, टेंशन नहीं लेना, ये वही रहेगा, वैसे लिखाता है CDD OD या COD DD। तो ये हो गया M1, और प्लस क्या आ जाएगा इसमें, बैंक की सावधि जमा जोड़ दोगे ना तो क्या निकल जाएगा, M3 निकल जाएगा। ठीक है, ये कौन सी मुद्रा है, तो ये कौन सी मुद्रा सबसे व्यापक है, और मुद्रा की आपूर्ति इसी से होती है। देखो ना, इसके बाद अब बचा क्या, ठीक है, एक ठो बचेगा बस। देखो, एक आपके पास पैसा है, आपका वाला पैसा, उसके बाद कौन सा हो जाएगा, ये आपका बैंक के पास जमा, और ये वाला कौन सा, RBI के पास। ठीक है, और उसके साथ अगर बैंक की सावधि जमा यानी बैंक के पास जो FD वाला पैसा भी जोड़ दे तो M3 हो जाएगा। लास्ट बच गया कौन सा हमारा, डाकघर, नहीं बचा ना, तो आखिरी आ जाएगा M4। 4 प्रकार की मुद्राएं होती हैं, M4 लास्ट हो गया, M4। ठीक है, फिक्स्ड डिपॉजिट है ना, फिक्स इंग्लिश बोलते हैं, आप इंग्लिश से ही समझ जाओगे, फिक्स डिपॉजिट FD बोलते हैं। तो फिक्स सावधि जमा मतलब जो ऐसे पैसे जो दीर्घकालीन के लिए, लंबे समय के लिए जमा किए थे उसको सावधि जमा बोलते हैं। ठीक है, मतलब क्लियर कर लेना, है ना, टर्म समझ में आएंगे तो। सावधि जमा समझ गया ना। एक होता है सेविंग अकाउंट, सामान से पैसे रख दिए, 3% 4% इंटरेस्ट मिलेगा। जब सावधि जमा आप करने जाते हैं ना, FD करवाने जाते हैं, तब आपको ना 7%, 6 से प्लस आपका मिलेगा, और वो लिमिट रहेगा कुछ सालों के लिए। ठीक है, आपको लंबे मतलब 1 साल से ज़्यादा के लिए जो जमा होता है उसको सावधि जमा बोलते हैं। अरे 10वीं क्लास में पढ़ते हैं, देखना तो मैथ से पढ़ते हो गए आप लोग, पढ़ के आए होंगे। एक बैंक का 4 या 5वें चैप्टर था, बैंक वाला चैप्टर नहीं था, बैंकों का सावधि जमा। तो सावधि जमा मतलब वही हुआ, FD हुआ। ठीक है, जमा करते तो है ना, जो करते हैं ना, नहीं करते किया करो, है ना, भविष्य में काम आएगा, है कि नहीं। जैसे देखो, ये चश्मा जैसे टूट गया तो बनवाने का काम नहीं आएगा, है कि नहीं। किसे मांगो, पैसा मांगोगे। चलो देखो उसका M4 देखो, M4 लास्ट देखो, इसी में क्या जोड़ दोगे आप। ठीक है, इसमें अगर क्या जोड़ दो, डाकघर की जमा जोड़ दोगे, लास्ट क्या आ जाएगा, M4 आ जाएगा। लिख लो, M4 बराबर M3 प्लस डाकघर की जमा, M4 M3 प्लस डाकघर की जमा को अगर हम जोड़ दे तो क्या निकल जाएगा, M4 निकल जाएगा। ठीक, अब सुनो तो, सर्वाधिक विस्तृत अगर आपसे पूछे तो M4 आएगा। ठीक है, विस्तृत आएगा तो विस्तृत आएगा, तो व्यापक आएगा तो कौन सा आ जाएगा, M3। सर्वाधिक विस्तृत कौन सा आ जाएगा, इससे ज्यादा विस्तृत नहीं है, कौन सा, सर्वाधिक। मगर मैं आपको बता रहा हूं, सुनना, ये जो डाकघर की जमाएं है ना, इसका यूज सरकार जनरली करती नहीं। ठीक है, क्योंकि ये बहुत कमजोर लोग, हाँ मतलब बहुत गरीब लोगों के पैसे होते हैं, सरकार जल्दी यूज नहीं करती इसको। ठीक है, अपने मतलब किसी भी प्लान में शामिल नहीं करेगी, इसीलिए इसका यूज नहीं है, M3 का यूज होता है। ठीक है, M3 वाला पैसे ना सरकार उसको निकाल सकती है, उसको यूज करती है, M4 वाले जनरली यूज नहीं करती, इसलिए सर्वाधिक विस्तृत तो बोल रहे हैं मगर सर्वाधिक महत्वपूर्ण नहीं होगी। ठीक है ना, ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखती है, क्योंकि डाकघर की जमाएं जो है थोड़ा सा, इसीलिए M2 और M4 लाइटली ले लेना, M1 और M3 थोड़ा सा इंपॉर्टेंट। ठीक है, M2 जानते हो ना, डाकघर वाला, तो डाकघर वाला थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट रहता है, पैसे भी कम आते हैं जी। ओके, तो ये हमारा मुद्रा हो गया। ठीक है, मुद्रा की अगर बात करें देखो, तो मुद्रा में देखो मुद्रा बाजार भी होगा। ठीक है, मुद्रा बाजार और एक पूंजी बाजार होगा। कौन सा बाजार, पूंजी, उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये आज काम का है आपका। अगर पैसे की बात करें तो कौन कौन सा बाजार होगा, एक मुद्रा बाजार और एक, ठीक है, मनी मार्केट और, हाँ शेयर मार्केट बोल सकते हो। तो पूंजी बाजार देखो, मुद्रा में हम लोग ना देखो, ये जो क्या हुआ, नहीं दिख रहा है,
दे दो दे दो दे दो दे दो कुछ। हम इसमें बैंक पढ़ते हैं। अच्छा, इसको भी थोड़ा क्लासीफाई कर देता हूँ। ठीक है, सुनो, मुद्रा बाजार की अगर बात करें तो ये दो प्रकार के होंगे। मुद्रा मतलब समझ लो छोटा मार्केट है पैसों का, मतलब कम, जिसमें एक्सचेंज जो है मुद्रा का कम होता है या लिमिटेड होता है, इतना ऐसे समझना आप, ठीक। और इसमें ना हम लोग बैंक पढ़ते हैं, जो कि पढ़ लिए। डाकघर की जमाएं जो होती है ना, वो किस में आ जाएंगे, ये आपका मनी मार्केट में आ जाएंगे, ठीक है। ये व्यवस्थित हो गई, ठीक है। और ये अव्यवस्थित कहने का मतलब है सुनियोजित नहीं है। ये स्ट्रक्चर होगी, ये नॉन स्ट्रक्चर होगी। साहूकार से जब पैसे लेते हैं ना उधारी में, 2% 3% नहीं लेते जी, कई लोग उसी में कमाते हैं, ओके। पैसा उधारी देते हैं, 2% ब्याज 3% ब्याज, मंथली बात कर रहा हूँ, है कि नहीं। और ऊपर से फिर दोस्त यार से लेगा, दोस्त यार से नहीं लेते पैसा, भाई दे दे पैसा ऐसे करके, ठीक है। 2% 4% वो भी लेने लगेगा और उसको पता नहीं है कि लेके वो पैसे लेके भाग जाएगा, है कि नहीं। तो ये जो है ना, ये क्या होता है, अनस्ट्रक्चरल, मतलब स्ट्रक्चर वाइज नहीं होगा। तो ये दो प्रकार के होंगे। मुद्रा बाजार चलता है, बहुत चलता है ये मार्केट, क्लियर है, समझ में। जैसे बताऊं आपको, जैसे अभी उसका तैयारी करोगे ना, एडीओ वगैरह का, ठीक है, तो उसमें आप पढ़ोगे क्या बोलते हैं NRLM के बारे में, जिसमें ना महिला स्व सहायता समूह होती है। तो महिला जो स्व सहायता समूह है ना, वो इसी तरीके से काम करती हैं। उधारी देखो यही वाला जो, ठीक, कैसे काम करती हैं, तो वो क्या करती है, पैसे लेती है बैंक से और कुछ सरकार उनके अकाउंट में डिपॉजिट करती है, और साथ साथ फिर क्या करती है, उसी महिलाओं में से एक एक करके क्या करती हैं, वो लोग पैसा डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और ब्याज लेते हैं, ठीक है। तो ऐसे चलता है, नहीं तो ऐसा बात मत समझना। तो ये जो उधारी देने वाला है मुद्रा बाजार में, ये काम करता है। तो मुद्रा बाजार हमने जनरली पढ़ लिया है, सामान्य से बैंक वगैरह ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, पढ़ लिया उसको, ठीक है। और हम लोग को मेन पढ़ना था कौन सा, पूंजी बाजार। इसको थोड़ा सा आप लोग कम जानते हो, सबसे ज़्यादा मैं बता रहा हूँ 90% पैसा यहीं है, ठीक है, जिसको हम लोग छोड़ देते हैं। तो 90% पैसा यहाँ पर है। पहली बात तो यहाँ पर पैसा लगाने के लिए, पैसा कमाने के लिए, या फिर इसको समझने के लिए आपको एकदम जीरो समझना पड़ेगा। आप समझते भी चलेंगे, लिखना भी, ठीक है। यहाँ पर कोई समस्या है तो पूछ लो पहले, ये मुद्रा वाले को। पहले हम लोग इतने दिन जो पढ़े ना, यही से इधर ही इर्द गिर्द पढ़ रहे थे, इसी के आसपास पढ़े, जो बैंक पढ़े, SLR पढ़े, वो सब पढ़े ना, ये सब इधर ही चल रहा था, क्लियर है। अरे पढ़े हो कि नहीं पढ़ लिए ना। हाँ, देखो यहाँ पर सबसे पहले एंटर करने के लिए आपको एक अकाउंट होना चाहिए। जैसे यहाँ पर खोलते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर आपको पूंजी बाजार में अगर एंटर होना है तो सबसे पहले एक अकाउंट होना, जिसका नाम है डीमेट अकाउंट। क्या बोलते हैं, मैं एक ग्राहक की तरह से बात कर रहा हूँ, ठीक है, डीमेट। यहाँ पर एक टर्मोलॉजिस पढ़ेंगे जिसका नाम है आपका, अच्छा, इसको कंट्रोल करने वाला, मुद्रा बाजार को कंट्रोल करने वाला कौन था, तो RBI, इसके बारे में पढ़ डाले ना, ठीक है। और इसको कंट्रोल करने वाला, मॉनिटर करने वाला है सेबी, इसको बताऊंगा आगे चल के, ठीक है, अभी रहें तो सेबी, ठीक है। कोई तो होना चाहिए ना कंट्रोल करने वाला, अरे कोई तो मॉनिटर करेगा, कुछ गड़बड़ मत हो जाए। इधर जो क्रय विक्रय किया जाता है तो पैसे की जगह शेयर बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, शेयर बोलते हैं, ठीक है, ओके। शेयर्स के नाम से जानते हैं आप लोग, पैसे कम सुनोगे, शेयर्स ज़्यादा सुनोगे, ठीक है। शेयर का मतलब होता है अंश, ठीक है, अंश, अंशदान या अंश मतलब पार्ट, शेयर मतलब उसके हिस्सा। चलो ना पहले देखते हैं, पूंजी बाजार में आपको इन्वेस्ट करना है तो सबसे पहले क्या चाहिए आपको, डीमेट अकाउंट। क्या चाहिए, डीमेट अकाउंट। क्या करना पड़ता है आपको, एक डीमेट अकाउंट बनाना पड़ता है अगर आप इनमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो। सबसे पहले एक अकाउंट होगा, जैसे हमारा नहीं होता, तो आप या तो आप इंडिविजुअल कहीं से खुलवा सकते हैं, और या तो ये जो बैंक है ना, आजकल बैंक भी ये ऑप्शन देने लगे। तो आप SBI के पास जाके, जहाँ भी आपका खाता है, उस बैंक में जाकर अगर आप बोलेंगे, डिमांड करेंगे कि मेरे को डीमेट अकाउंट खुलवाना है, क्या खुलवाना है, डीमेट अकाउंट, तो आपको डीमेट अकाउंट खोल देगा। तो वो क्या होगा, देखो आपको सीधा सीधा क्या करेगा, कनेक्ट करेगा उस मार्केट से। ध्यान देना, जो मार्केट है ना जी, जिसके शेयर मार्केट जो बोल रहा हूँ, ये पूंजी मार्केट, तो ये जो मार्केट है सीधा कनेक्ट करने के लिए ब्रोकर का काम करता है। जो डीमेट अकाउंट है क्या काम करता है, ब्रोकर। आप उसमें पैसे डालेंगे,
ठीक है। और वो पैसे से फिर क्या करेंगे, शेयर्स खरीदेंगे, फिर शेयर्स में जो कमाई होगी उसी डीमैट अकाउंट में आएगी और फिर इसको फिर आप अपने अकाउंट में कन्वर्ट कराएंगे। तो मतलब बीच में ब्रोकर नहीं हुआ यार, तो ब्रोकर होगा तो उसका कमीशन होगा, ठीक है, बीच में आया ना ब्रोकर। ऐसे आप सीधे देखो, मैं बता रहा हूँ, जैसे बैंक से होता है ना खरीदने, वैसे सीधा माल नहीं खरीद सकते आप, वहाँ से खरीदना है तो आपको एक अकाउंट चाहिए, एक प्लेटफॉर्म चाहिए, क्लियर है। और उस प्लेटफॉर्म का क्या नाम है, डीमैट अकाउंट बन जाएगा, ठीक है। और ये जो भी बैंक खोल के देगी वो अपना ब्रोकरेज चार्ज लेती है, क्या लेती है, ब्रोकरेज चार्ज। मतलब आप अगर कोई शेयर खरीदोगे, ठीक है, और बेचोगे तो उस पर ब्रोकरेज चार्ज लगेगी, चाहे आपको प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, वो अपना फिक्स है, तो उसको कमाई होना ही है। मान लीजिए 1 रुपये का शेयर है, उसने तय कर दिया कि एक शेयर पर मैं आपको 10 पैसे लूँगी, तो 10 पैसे चाहे वो बेचोगे चाहे खरीदोगे, यानी बेचने पे 10, खरीदने पे 10, यानी 20 पैसे उसने ले लिए। तो ये ब्रोकरेज चार्ज लेती है, कमीशन लेती है, तो इसमें उसका कमाई हो गया, ठीक है। तो आपका एंटर करने का क्या लगा, तो डीमैट अकाउंट बन जाएगा। अगला शेयर्स क्या होते हैं, देखो अंश क्या होते हैं, तो किसी कंपनी, देखो इसमें ये भी दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। चलो ना इसको लिखते हैं, यहाँ तक क्लियर है ना, ठीक। शेयर देखिए, फिर हम लोग शेयर मार्केट देखें ना, स्टॉक मार्केट भी देखेंगे, है ना। उसके बाद क्या देखेंगे हम लोग, स्टॉक मार्केट। देखिए इसमें एक आएगा प्राथमिक, क्या आएगा, एक आएगा द्वितीयक। ध्यान से ना, तो कितने प्रकार के होंगे, 2 प्रकार, ठीक। जब शेयर्स का, या फिर इसको अंश बोल रहा हूं ना बार बार, हिंदी में अंश बोलते हैं, का विक्रय एक बार किया जाए, कितने बार, एक बार, या पहली बार ना, पहली बार किया जाए। दूसरा इसमें होगा आपका विक्रेता, और कौन होगा, क्रेता। संख्या निश्चित। और चौथा पॉइंट है IPO। अब थोड़ा कठिन चलेगा, IPO इनिशियल प्राइसिंग ऑफर, ठीक है, IPO बोलते हैं, इनिशियल परचेस ऑफर, ठीक है, IPO। चलो देखो द्वितीयक में क्या होगा, इसको भी लिख देता हूँ। स्टॉक मार्केट, इसको समझाना है। स्टॉक मार्केट, चलो देखो, देखें आज देखो होता क्या है। सबसे पहले देखो प्राथमिक बाजार हो गया, एक द्वितीयक बाजार हो गया। होता देखो सुनो, पहले नहीं ऐसे नहीं समझ में आएगा, ठीक है। देखिए मान लीजिए ना, एक एग्जांपल समझो। पहले ये मान लो मेरे को बॉटल बनाना है, ठीक है। इस बॉटल के लिए पैसे चाहिए, ठीक है ना, पैसे चाहिए ना। तो इस बॉटल के लिए मैंने क्या किया, मैंने मार्केट से चाहे फंड राइज करने के लिए, ना मतलब क्या चाह रहा हूँ कि मैं मार्केट से पैसे ले लूँ और जो पैसे देगा मैं उसको पार्टनर बना लूँगा। क्लियर है बात, तो समझना। तो ये बॉटल अगर मेरे को बनाना है तो मेरे को पैसे चाहिए। अब मैं क्या किया, सबसे पहले मैंने इस मान लीजिए इस को बनाने में 100 रुपये लग रहे हैं। कितने रुपये लग रहे हैं, 100 रुपये। तो मैंने इसको ना 100 पार्ट्स में डिवाइड कर दिए, ठीक है। और 100 पार्ट्स को क्या कर दिया, शेयर्स कर दिया, शेयर नाम दे दिया। क्या नाम दिया, शेयर। यानी मान लीजिए कोई अगर 51% खरीद लेता है तो उसका मालिक हो जाएगा वो, जो कि मैं कभी दूंगा नहीं, ठीक है, क्योंकि मालिक रहना चाहिए। तो अब बचा कितना, 49।
तो अब क्या है 49 में मैं चाह रहा हूं कि अंश कोई ले ले किसको, और मैं क्या बोली लगाऊं इसको, ठीक है, इस पे क्या लगाए, बोली लगे, और जो खरीदेगा ना वो मेरे साथ पार्टनर बन जाएगा, उसका पैसा आ जाएगा मेरे पास, ठीक है, और उसको मैं अपने क्या दे दूंगा, शेयर्स दे दूंगा। शेयर्स दे दूंगा मतलब उसको पार्टनर बना दूंगा, मतलब अपना अंश दे दूंगा। देखो जिसमें इससे प्रॉफिट होगा ना तो उसका उतना % जाएगा उसको। जैसे मान लीजिए आप इधर लड़की 20% लगा रहे इस पे, ठीक है, तो 20% पैसा भी दोगे, ठीक है, शेयर्स का वैल्यू, और प्रॉफिट होगा तो 20% मैं आपको भी दूंगा। क्लियर है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले जब कंपनी जाती है उसको बोलते हैं आईपीओ, इनिशियल प्राइस, आपका परचेसिंग ऑफर, ये वाला जो आईपीओ जारी करती है। सबसे पहले याद रखना ये स्टॉक मार्केट में लिस्ट नहीं होता है, सबसे पहले जैसे बता रहा हूं, अभी जोमेटो वाले जो आईपीओ जारी किए थे कुछ दिन पहले, जोमेटो जानते हैं जोमेटो, तो जोमेटो ने अपना अंश बेचा, शेयर्स बेचे, पैसे राइज करने थे उसको। किसी भी कंपनी को अगर पैसे राइज करने मतलब अपने लिए कंपनी के लिए पैसे जुटाने हैं तो वो क्या करेगा, अपना आईपीओ जारी करता है। क्या जारी करेगा, आईपीओ। आईपीओ क्या होता है, तो इनिशियल प्राइस होता है, इनिशियल परचेसिंग मतलब सबसे पहला परचेसिंग, और ये होता है प्राथमिक बाजार। कैसा होता है, प्राथमिक। इसमें होगा एक बेचने वाला और एक क्या हो जाएगा, खरीदने वाला। इसमें ज्यादा ग्राहक नहीं होंगे ना जी, ज्यादा नहीं होंगे, बेचने वाला एक ही होगा, मैं ही हूं बेचने वाला, और जो मालिक होगा, ऑनर होगा, वही बेचेगा। तो ये वाला याद रखिएगा, यहाँ पर मालिक होता है, ऑनर होता है, जो बेचने वाला होता है वो एक ही होगा। खरीदने वाले एक दो ज्यादा हो सकते हैं, जब अगर ज्यादा उतने भी ज्यादा नहीं होते, और ये पहली बार होता है। कब होता है, तो पहली बार। ध्यान सुनना अभी। अब देखो, ये देखो, गिर मत जाए इसको। मान लो ये खरीदा आपने, ये ढकना 10%, कितना % खरीद लिया है, 10% खरीद लिया ना आपने, ये आपने आईपीओ में खरीद लिया, शेयर्स आ गए। अब मान लीजिए कंपनी बढ़ रही है, ठीक है, अब आप क्या किया, इस 10% को फिर से आपने 100 से, वही ना, जैसे अभी परसेंटेज पढ़े हो ना, जैसे मान लो कोई चीज टूटता है तो फिर अपने आप में 100% नहीं हो जाता, होता है ना। अरे जैसे मान लो इसको तोड़ दूंगा तो ये अलग होगा, तो अपने आप में फिर से 100% हो गया ना, तो ये 10% फिर से अपने आप में 100% हो गया ना। अब इसको लिस्ट कर किया जाएगा कहाँ पर, सेकेंडरी मार्केट में, और वो जाएगा कहाँ पर, स्टॉक मार्केट में। अभी समझाऊंगा क्या होता है। स्टॉक मार्केट में लिस्ट होगा, और लिस्ट होने के बाद फिर मिलेंगे बहुत सारे लोग, वो लोग इसको क्या करेंगे, इसको खरीदेंगे। तो ये इसका रेट जो है हाई रेट पे खरीदेंगे, लो रेट पे खरीदेंगे, उस पर प्रॉफिट अर्न करेंगे। खरीदेंगे, मान लीजिए कंपनी बढ़ रही है, कंपनी बढ़ने से क्या होगा, शेयर्स के रेट भी बढ़ेंगे, बढ़ेंगे ना, प्रॉफिट होगा तो शेयर्स के रेट बढ़ेंगे, बेच देगा तो कमाई हो जाएगा, और नहीं बेचेगा तो बढ़ते रहेगा, ऐसे करके धीरे धीरे। तो 2 बार होता है खरीदना बेचना। एक बार जब पहली बार क्या होता है, देखो, और बाकी ये कंपनी का तो बचा ही है ना, ये वाला तो बचा। मान लो उसको अगर लग रहा है कि नहीं यार, और मैं और इसमें और डाल देता हूँ, ठीक है, तो फिर इसको और निकालेगा टुकड़े को और इसमें और डाल देगा, तो इसमें ना डबल पैसा होने लगता है। आईपीओ जो होता है वो मेन पैसा हुआ, ठीक है। देखो एक और एग्जांपल समझा दे रहे हैं, जैसे देखिए अभी एलन मस्क जी ने वो क्या खरीदा है, ट्विटर का शेयर्स खरीदे, ठीक है। तो ट्विटर का जो शेयर खरीदे ना, तो उन्होंने क्या आईपीओ खरीदा होगा, पूरा उन्होंने क्या लिया, शेयर्स पूरा मार्केट 51% शेयर ले लिए, ठीक है, ले लिए। अब वो मालिक हो गए, अब वो चाह रहे हैं कि मैं उसका 10% को क्या करूं, मार्केट में ले जाऊं, स्टॉक मार्केट, तो वो यहाँ ट्रांसफर करेंगे उसको, ठीक है। ये कहाँ जाएगा, स्टॉक मार्केट। थोड़ा सा कठिन लगता है, बट एक बार समझ जाओगे ना तो बहुत ईजी हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ ले जाने के बाद ना बहुत सारे ग्राहक मिलेंगे, मेरे को दे दो, मेरे को दे दो, मेरे को दे दो। तो जब डिमांड होगी तो जाहिर सी बात है इसका शेयर का रेट नहीं बढ़ेगा यार, बढ़ेगा। और चूंकि ये जैसे जोमेटो हो गया, ट्विटर हो गया, टेस्ला हो गया, चूंकि कंपनी अच्छा काम कर रही है, अच्छा काम कर रही है तो प्रॉफिट भी आ रहा है, और प्रॉफिट आ रहा है तो शेयर्स के रेट बढ़ेंगे ना। तो लोग खरीदते इसी नाम से हैं ताकि वो आगे चल के बढ़ेगा ना, उसको हम लोग बेच के कमा लेंगे, समझ गए। मान लो इसको मैंने 10 रुपये लिया और उसका रेट आगे चल कितना हो गया, 20 रुपये हो गया, तो 20 रुपये होगा तो बेच देंगे, 10 रुपये कमाई हो गया, ठीक है। तो ये 2 प्रकार से किया जाता है। पहला होता है प्राथमिक बाजार, जब शेयर्स का क्रय विक्रय एक बार किया जाए, पहली बार किया जाए, पहली बार बेचने जा रहे हैं, ठीक है। दूसरा क्या होगा, इसमें विक्रेता एक होगा और क्रेता थोड़ा बहुत ज्यादा हो सकते हैं, संख्या निश्चित होती है, और आईपीओ बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, आईपीओ जारी किया जाता है। आप लोग कभी मार्केट में जाओगे, शेयर मार्केट में देखना आईपीओ जारी होते रहता है कुछ ना कुछ का, ठीक है। तो आईपीओ होगा। उसके देखो जब ये सेकेंडरी मार्केट में जाएगा, शेयर का विक्रय दूसरी बार होगा या एक से अधिक बार होगा। दूसरा विक्रेता और क्रेता अनेक होंगे, बहुत सारे होंगे, ठीक। आपने लिया शेयर, ठीक है, आपने लिया शेयर, उसी को हिस्से तोड़ दिए, ठीक है। आपने लिया था ना 10% लिए थे, ठीक, लो चलो ना, ये मार्कर ही ले लिया आपने, पूरे इस क्लास से क्या लिया है आपने, मार्कर। इसी को आपने क्या किया, तोड़ दिया, और तोड़ने के बाद इतने को ही बस आप कहाँ लेकर गए हो, यहाँ पर आप बेचने के लिए लेके गए, ओके। यहीं पर लेके गए तो यहाँ पर आप मान लो कंपनी अच्छा कर रही तो उसका रेट बढ़ा कि नहीं बढ़ा, जो आपका अंशदान था छोटा सा था वो बहुत ज़्यादा प्राइस पे बिक जाएगा या बेचा जाएगा,
और इसी को जब मार्केट मिलेगा बोली लगती है ना जी, तो ये वाला जो सेकेंडरी मार्केट कहलाएगा। अनिश्चित संख्या में लोग आएंगे ग्राहक खरीदने के लिए, और इसका क्रय विक्रय कहाँ होता है? तो स्टॉक मार्केट में होता है। कहाँ होता है? स्टॉक मार्केट। तो स्टॉक मार्केट देखते हैं क्या होता है, शेयर मार्केट भी बोलते हैं जिसको आप लोग स्टॉक मार्केट बोलते हैं या शेयर मार्केट के नाम से जानते हैं। देखना याद रखना है, शेयर मार्केट जो स्टॉक मार्केट है अपने लिए एक विंडो खोलता है, और इस विंडो में ही आपका क्या होता है, ये आईपीओ जारी किया जाता है। मतलब ऐसा नहीं है आईपीओ अलग से खरीदना जाना पड़ेगा आपको, ठीक है। टाटा कंपनी मान लीजिए आईपीओ बेचना चाह रही है तो अनाउंस करेगी पहले कि हम लोग आईपीओ बेचने जा रहे हैं। किस प्राइस पे बेचेंगे? देखो सुनो बता रहा हूँ। मान लो जैसे मैंने इसको बेचना था ना, तो मैंने बोला कि मैं आईपीओ बेचना जा रहा हूँ, ठीक है, और मैं इस डेट को बेचूंगा, और ये मैंने इनिशियल प्राइस इसकी रखी है कितनी, तो इसकी प्राइस रखी है मान लो 10 रुपये। कितनी रखी है? ठीक है, तो सब लोग बिट लगाते हैं कि मेरे को इतना परसेंट 10। अब मैंने बोला कि इस एक शेयर का मतलब 100 शेयर है, तो एक शेयर का रेट 10 रुपये बोल रहा हूँ, तो आप कितना खरीद सकते हो? तो सब लोग बिट लगाते हैं। बिट मतलब खरीदने के लिए उतना तो पैसे देंगे मेरे को, ठीक है। 51% नहीं दूंगा ना, 49 बेचते हैं, नहीं तो पूरा कंपनी बिक जाएगा, ठीक है। तो 49% को बेचना है और 10-10 रुपये में मैं बेच रहा हूँ एक शेयर को, तो बिट लगाया और जैसे ही ओपन हुआ ना, मान लो डिमांड ज़्यादा है, शेयर के रेट अपने आप हाई हो जाएंगे, ठीक है। डिमांड मतलब सप्लाई, डिमांड सप्लाई। तो जैसे ही खुला तो क्या होता है, आईपीओ बढ़ जाता है, बहुत जल्दी खरीदाया और तुरंत रेट बढ़ जाता है। तो देखना जोमेटो वाले खरीदे थे ना, खुला था कितने पे बताऊँ आपका, 150 गुना बढ़ा था सीधा। मतलब आप मान लीजिए आपने लगाया था ना 1 रुपया लगा रहे थे, तो आपको सीधा मतलब 150 गुना मतलब 2.5 रुपये के आसपास हो जाता हो, ठीक। और उसको ऐसे जोड़ के देखो ना जी, 1 लाख लगाए तो कितना मिलता, और कितना हुआ बस एक दिन में मतलब सट्टा में ही बोल रहा हूँ एक्चुअली। देखो क्योंकि जोमेटो बहुत फेमस कंपनी थी ना, उसने क्या किया, बोला कि मैं अपना शेयर्स बेच के पैसे अर्न करना है, तो उसने अपना क्या बचा, थोड़ा सा शेयर्स बेचे, ठीक है। शेयर बेचे तो आईपीओ किया, तो आईपीओ जब किया तो जब से खुला ना मार्केट, इतना तेजी से उसका बहुत सारे लोग थे ना, शेयर के रेट बहुत तेजी से आगे बढ़े, तो आईपीओ बहुत बचा, 150 गुना उसका बढ़ा था स्टॉक मार्केट में, ठीक है, आईपीओ। तो अब थोड़ा सा समझे इसको कि कैसे ये खेल होता है। पहले आईपीओ होता है, सर ये जब कंपनी स्टार्ट होता है तभी इशू होता है कि बाद में? बात देखो, कंपनी अगर उसके पास कैपिटल है, पैसे हैं, तो वो क्या होगा, वो नहीं आईपीओ जारी नहीं करेगा। आज जिसके पास पैसे जब कम पड़ने लगते हैं या फिर और इन्वेस्ट करना चाहती है ना, कौन नहीं चाहेगा, तब आईपीओ जारी करती है। जैसे अगर पहले 49% शेयर होकर के कंपनी स्टार्ट की, हाँ, तो उसके बाद अगर फिर बेचेंगे तब तो फिर और ज्यादा शेयर बेच देंगे ना। देखो बता रहा हूँ आपको। जैसे देखो आप बोले कंपनी स्टार्ट हुई, तो कंपनी जब स्टार्ट होती तो वेल नोन नहीं होती, लोग उसको जानते नहीं, तो शेयर की वैल्यू उसको नहीं माएगी, शेयर का प्राइस ज़्यादा नहीं आएगा। तो जनरली क्या करते हैं, थोड़ा सा कंपनी चल जाए ना, तब जाके फिर रजिस्टर करने के लिए भी आपको कैटेगरी चाहिए ना, इतना होना चाहिए आपकी कंपनी का टर्न। देखो ये जो मार्केट है, इसमें अगर आपको जाना है, ये बेचवाना है, आप चाहते हो कि पूरा वर्ल्ड खरीदार मतलब खरीदे इसको, तो आपको इस पर रजिस्टर होना पड़ेगा ना। और रजिस्टर होने के लिए एक आपका कैटेगरी होती है, क्राइटेरिया होता है कि आपका टर्न नंबर कम से कम इतना होना चाहिए, आपकी कमाई होनी चाहिए, तो तब जाकर रजिस्टर होगा, पहली बात। और दूसरी बात, अगर मान लीजिए आपने खोला फलाना कंपनी ऐसे करके, ठीक है, कोई नहीं जानता है, आप आईपीओ भी जारी करोगे तो इतने हजारों कंपनी हर दिन आईपीओ जारी, कोई नहीं जानेगा। देखो जैसे अभी जोमेटो का एग्जांपल दे, जोमेटो पहले क्या की खोली, उसने किसी से पैसे नहीं लिए, बैंक से लोन लिए, बैंक वाला नहीं बोले जो नॉर्मल लोन होता है, अरे बैंक से बहुत कम लोन मिलता है ना, ठीक है। और उसके बाद जब ये कंपनी को सब लोग जान गए ना, तब उसने क्या किया, अपने शेयर्स को थोड़ा सा बेचने के लिए आईपीओ जारी किया, और उसमें देखो बहुत तेजी से वो बढ़े। तो जो है आपका पहले भी कर सकते हैं और थोड़ा कंपनी रन होने के बाद भी कर सकते हैं, ठीक है जी। ठीक, क्या बताए बताओ तो क्या चल रहा है, एरोप्लेन चल रहा था, क्या चल रहा बताओ तो, हाँ बोले ना। आपकी मर्जी, आपका कंपनी बेचो तो पूरा है ना, बेच दो पूरा, कोई दिक्कत नहीं है, बेच पहले खोल तो लो, लॉस तो लो, अच्छा लॉस हो गया, बोला हाँ सुना मैं। तो थोड़ा सा ना ये जाता है थोड़ा, मतलब ये वास्तविकता अलग होती है। देखो मैं बताया ना, पूछे ना पूछे, ये जो लिखा है उससे ज़्यादा पूछने वाला नहीं, ये भी नहीं पूछेगा, बता दे रहा। मगर फिर भी वास्तविकता जो होती है ना, थोड़ी अलग होती है। जो नॉलेज होता है ना, यही या तो अनुभव से मिलेगा, थ्योरी से आपको उतना पकड़ाएगा नहीं, मगर जैसे ही आप इसमें जाओगे ना, तो करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ ऐसे ऐसे होता था, ऐसे बता रहे थे। तो थ्योरी से थोड़ा कम समझ में आता है, बट प्रैक्टिकली समझ में आता। देखो इसको जानो और सीखो, सच बता रहे हैं। आज अमेरिका में सबसे ज़्यादा पर कैपिटा इनकम होने का, उसमें ना 90% लोग जो है शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। तो उसको समझिए आप लोग एटलीस्ट, अरे यार भागना नहीं है,
भले ना करो मगर उसको समझो तो सही, है ना, क्या होता है कैसे होता है। तो बस सिंपल सी बात है, एक कंपनी है, कंपनी के पास पैसे हैं, वो कुछ नहीं करेगी, ठीक है, कुछ नहीं करेगी, ठीक है, वो अपना आएगी मस्त अपना करेगी अपना चलाएगी। मगर कंपनी जनरली क्या करती है, वो चाहती है कि मेरे पास पैसे आओ और मैं इन्वेस्ट करूं। तो सबसे पहले जो कंपनी है वो क्या करेगी, देखो पहली बात तो अपने शेयर्स को निकालेगी, ठीक है, अपने कंपनी में से एक टुकड़े को निकालेगी और इसको अपने 100 में डिवाइड करेगी, ठीक है, मल्टीप्लाई 100 भी कर सकती है, 1000 भी कर सकती है, और उसको ले जाएगी मार्केट में, इसको बेचना चाहती हूँ। सोच लो, एक शेयर को, मतलब मेन जो शेयर होता है ना, आईपीओ वाला शेयर को यहाँ लेकर गए ना, तो जैसे मान लो समझना ये एक बंच था, इसमें से मैंने एक टुकड़े निकाले आईपीओ के माध्यम से, ठीक है, इस टुकड़े को निकाल दिया ना, अब ये टुकड़ा देखो ये पर है, ये आईपीओ हो गया। अब इसी टुकड़े में से मैं इतना को निकाल रहा हूँ फिर से, ये वाला, और इसको भेज रहा हूँ कहाँ पर, इधर, ध्यान देना, या फिर मैं पूरा भी बेच सकता हूँ। तो ये जो भेजा गया है इसी का रेट पूरा घूमते जाएगा। सोचो तो, इतनी बड़ी कंपनी है, उसमें से इतना छोटा सा आईपीओ दी, और उस आईपीओ का भी छोटा सा हिस्सा कहाँ लेके जा रहे हैं लोग, शेयर मार्केट में, और इसी का रेट ना इस कंपनी के बराबर हो जाता है कभी कभी, इतना बड़ा पैसे उसमें अर्न होते हैं। कंपनी जैसे टाटा का है ना, टाटा मान लो टाटा कंपनी है, तो टाटा कंपनी ने आईपीओ निकाला, बेच दिया, लोग इसमें से आप कुछ पैसे को क्या करें, कुछ को बोले कि नहीं मेरे को रखना है लॉन्ग टर्म के लिए, कुछ क्या बोले शेयर मार्केट में ले जाके बेच दिए, और शेयर का रेट दिन पर दिन 1000, 2000, 5000, 10,000 बढ़ने लगा एक एक शेयर का। तो छोटो तो इतना छोटे हिस्से का रेट इतना हो गया है, ठीक है, और ये कंपनी इतनी बड़ी कंपनी थी, तो कभी कभी कंपनी के बराबर ही इतना छोटा शेयर होता है। इसी लोग ना कंपनी के शेयर्स को थोड़ा थोड़ा निकाल के बेचते रहते हैं ताकि पैसे आते रहें, अर्न होते रहें, और पैसे हैं तो दूसरी जगह इन्वेस्ट करेंगे। तो याद रखिएगा, पहला आईपीओ वाला है जब पहली बार क्रय विक्रय किया जाता है, और एक दूसरी बार जब किया जाता है इसको आपका सेकेंडरी बार, इसमें कहाँ पर करेंगे तो स्टॉक मार्केट में। याद रखिएगा, स्टॉक मार्केट जो होता है ये एक मीडियम, वही बता रहे हैं, वो मीडियम होता है। स्टॉक मार्केट से आपको खरीदने और बेचने के लिए आपको डीमेट अकाउंट चाहिए होता है, ठीक है। स्टॉक मार्केट पहले क्या होता था, ऑनलाइन नहीं होता था, ठीक है, अभी क्या होता है सब चीज़ें ऑनलाइन होती है, 9:30 पे खुलता है, ठीक है, ठीक है, और 3:30 पे बंद हो जाता है हमारे, अगर इंडियन टाइम की अगर बात करें, ठीक है। इसमें भी अब बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक, आपको बताता हूँ। पहले आप समझो, एक हमारा सबसे एशिया का सबसे पुराना स्टॉक मार्केट है बॉम्बे स्टॉक मार्केट, 1875, ठीक है, पहला है, बढ़े तो ये तो हो गया। अच्छा सुनो, स्टॉक मार्केट लोग बता रहे हो, स्टॉक मार्केट की अगर बात करें तो इसमें आईपीओ भी, ये भी फैसिलिटी होती है ना, ये आईपीओ भी जारी करेगा और ये शेयर भी आपको खरीदने का वो देगा, प्लेटफॉर्म देगा। और सबसे पहला हमारा जो स्टॉक मार्केट था वो कौन सा था, बॉम्बे स्टॉक बॉम्बे, हाँ स्टॉक एक्सचेंज, वही तो बोला, क्या गलत लिख रहा हूँ क्या, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 1875 भारत का पहला स्टॉक मार्केट यही है, बॉम्बे स्टॉक मार्केट, ठीक है, ठीक। ये इसमें ना मतलब समझिए, मतलब कितना बहुत सारी, तो 4-5 हज़ार कंपनियां रजिस्टर्ड, मतलब बहुत सारी कंपनियां रजिस्टर हैं, ठीक है, एग्जैक्ट डेटा नहीं पता हमें, बट बहुत सारी कंपनियां इसमें रजिस्टर हैं। आप भी रजिस्टर करवा सकते हो इसमें, ठीक है, वही बेच पाच के, ठीक है, अपने शेयर्स को देके। तो बॉम्बे लोग लिस्ट हो जाएगा, आपका कंपनी दिखने लगेगा, उसके बाद आप क्या कर सकते अपने शेयर्स को बेच सकते हो। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 1875 सबसे पहला, ठीक। उसका देखो एक और स्टॉक एक्सचेंज है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है, NSE, सुने तो हो गए, है ना, 1992, ठीक है, 1992 का है, 1992। अच्छा, हेडक्वार्टर कहाँ मिलेगा इसको, मुंबई, हाँ सबका हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई में ही, ठीक है। ठीक, ये 2 स्टॉक एक्सचेंज याद रखिएगा। रहने के लिए हमारे 21 स्टॉक एक्सचेंज है पूरा हमारे भारत में कितने स्टॉक एक्सचेंज है, मान्यता प्राप्त 21 हैं, मान्यता प्राप्त कितने स्टॉक एक्सचेंज है, तो 21 स्टॉक एक्सचेंज है। बट सबसे फेमस आपको BSE और NSE मिलेगा, और निफ्टी मिलेगा, निफ्टी सुने तो होगा उसको, निफ्टी है ना, निफ्टी और सेंसेक्स। हाँ, वैसे इसी में ना
बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और NSE मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में से नहीं, आपको कैलकुलेशन पता चल जाएगा। सुनो बता रहा, सुनो एक एग्जांपल दे रहा हूँ। इसमें माना कि 5000 कंपनियां रजिस्टर है, कितनी कंपनियां हैं, और इसमें मान लो समझ लो 4000 कंपनियां रजिस्टर, बात को समझना ना। अब आप लोग पेपर पढ़ना जाके कल, ठीक है, चाहे आज ही पढ़ लेना, ठीक है, उंघाना मत। देखो अगर आप इसमें बोले कि देखिए जैसे आप पेपर के साइड में जब बिजनेस वाला कॉर्नर होता है ना, आप बोले कि BSc पढ़ा, ठीक है, BSc ना आज 4% की उछाल पे था, ऐसे करके प्लस रहेगा ग्रीन करके, ठीक है। इसका मतलब पता क्या हुआ कि ओवरऑल जितनी कंपनियां थी ना, उनका परफॉर्मेंस जो है वो सब का मिलाकर एवरेज जो है वो 4% बढ़ा है, ठीक है। सुने होगा कि पूरा NSE या BSc पूरा लुढ़क गया, माइनस में चला गया, -2%, -3%, -4%। इसका मतलब क्या हुआ, सारी कंपनियां लॉस में जा रही, ओवर मतलब एवरेज देखा जाए तो। क्लियर है, ये मतलब होता है। अब पेपर होगा, रुको ना, पेपर अभी आज ही कोई भी पेपर लोगे तो उसमें लिखा होगा, देखना ग्रीन और रेड में रहता है, ठीक है। तो BSc NSE का मतलब क्या हुआ, ये कंपनियों को बताता परफॉर्मेंस को, ठीक है ना। तो बढ़ना घटना स्टॉक, अब देखो शेयर देखो इतना 10,000 हो गया, 5,000 हो गया, नहीं बताया, अपने रिकॉर्ड लेवल पे चल रहा है, हाई चल रहा है, ऐसे नहीं बताते। तो वो सब क्या बताते हैं, कंपनियों के परफॉर्मेंस को बताते हैं। ओके, याद रखिएगा। कुछ भी ऐसे घटना होता है ना, मतलब जैसे मान लो कोई कंपनी लॉस होती है या फिर कुछ लड़ाई हो जाता है, तो जैसे यूक्रेन वाला वॉर हुआ था तो कितना शेयर्स अपने आप डाउन हुए ना, लोग जहाँ निवेश किए रहते हैं ना, सब शेयर को बेच के निकाल के पैसा अपने हाथ में रख लेते हैं, तो गिर गया रेट। अरे देखो डिमांड, पहले बताया मार्केट किस पे काम करेगा, डिमांड एंड सप्लाई। आपने शेयर्स खरीदे ना, और शेयर खरीदे तो क्या हुआ, उसके बाद पैसे आपने दिए, अब आप बेच दिए तो क्या होगा, उसका रेट कम होगा कि नहीं होगा, कम हो जाएगा ना। तो कम हो जाएगा, जैसे ही लोग इसमें पैसे लगाते हैं तो शेयर का रेट बढ़ता है, ठीक है, और पैसे निकाल लेते हैं, उसको क्या बोलते हैं, शेयर का रेट कम हो जाता है, ठीक है। सिंपल सी फंडा है। तो BSc और NSE याद रखिएगा, ये प्लस माइनस सब जाके पेपर में देखना आप, ठीक है। अच्छा, इसमें कुछ टर्म्स हैं, उसको आपको याद करने, कभी कभी पूछ लेता है व्यापम के एस्पेक्ट से। बुली मार्केट या बुल मार्केट बोलते हैं, ठीक है। तेजड़िया, हिंदी में बोलते हैं तेजड़िया, ठीक है, क्या बोलते हैं, तेजड़िया, हाँ तेजड़िया, हिंदी में क्या बोलेंगे, तेजड़िया। देखना ना जी, व्यापा में आया है बुल, ठीक है, क्या तेजड़िया बनो बोल रहे, हाँ कौन सा, मेहता वाला, बताता हूँ उसको, देखो फ्रॉड में फंस, हाँ उस समय ना ऑनलाइन नहीं चलता था, गुरु पिक्चर भी देख सकते हो, ऑनलाइन नहीं चल रहा था, ऑनलाइन उसमें ना हाथ से करते थे, हाँ क्या, टाइम नहीं रहता मेरे को। देखो सुनो, ये बुल या तेजड़िया क्या होता है, ऐसा व्यक्ति होता है जैसे अभी जो एक जन एक्सपायर हुआ, बहुत वो जानता, झुनझुन वाला है ना, अभी एक्सपायर, उसको बहुत पता, इसमें क्या होता है, थोड़ा ना बहुत नॉलेज का खेल है ये। अगर इसको ना आप थोड़ा मॉनिटर करोगे ना, इसके ग्राफ बनते हैं, चार्ट बनते हैं, आप इसको समझोगे ना सच में, तो कई कंपनियां जो है ना इसी पे चलती है, बेंगलुरु की, गुजरात की। देखो ट्रेडिंग क्या, आप जैसे मान लो ट्रेडिंग करने आप गए, ध्यान बता रहा हूँ, ठीक है, रिकॉर्डिंग में ही बोल दे रहा हूँ। देखो तो आपको कुछ नॉलेज नहीं, ठीक है, पहले आपने डीमेट अकाउंट खोल लिया, आपने पैसे उसमें लगा दिए खरीदने के लिए, मान लीजिए आपने 1000 रुपये से शुरुआत की, ठीक है। तो आपने सबसे पहले क्या किया, आपको पता ही नहीं है कि किस में लगाऊं मैं, क्योंकि हजारों कंपनियां हैं ना, बताया ना, हजारों कंपनियां लिस्टेड है, किस में लगाऊं, कौन सा बढ़ेगा। तो देखो क्या होती है, कुछ कंपनियों के लोग अंदर की खबर जानते हैं। जैसे मान लो, जैसे टाटा कोई डील करने जा रही है सरकार के साथ, या टाटा कोई नई प्रोजेक्ट लाने जा रही है, तो जाहिर सी बात है कुछ कर रही है तो उसका शेयर्स बढ़ेंगे ही, तो आप वो अंदर की खबर को बता देते हैं और फिर आप लगा लीजिए। एक वो होता है, और एक होते हैं एनालिसिस वाले, जो एनालिसिस करके बैठे, वो गलत चीज़ है वो, ठीक है। वो पिक्चर उसी सब में बना है। जैसे देखो बता रहा हूँ, जैसे कमाने का इतना ज़्यादा सोर्स है ना, मंत्री लोग हैं वो हर दिन अपना नहीं बढ़ा सकते, मतलब मंत्री लोग जानते हो ना क्या, जैसे मान लीजिए किसी पे कार्रवाई करनी है, जैसे मान लो कोई कंपनी को सील करना है ना, तो वो मंत्री को पता होगा कि नहीं पता होगा, ठीक है, होगा ना। जैसे मान लीजिए वो जो नीरव मोदी भागा, तो उसकी कंपनी होती है, डायमंड वाला था ना कंपनी, तो उसमें शेयर्स लगे हैं, और मंत्री को पता है कि इसको सील करना है, ठीक है, ये भाग चुका है, अब वो बता दिया अंदर को, तो जितने भी शेयर्स है पहले आप बेच दो। शॉर्ट सेलिंग भी बोलता है, ठीक है, कई चीज़ें होती हैं जी, अभी नहीं जान रहे हो। शॉर्ट सेलिंग बोलते हैं, मतलब मैं ये आपको भरोसा देके बेच देता हूँ, इस रेट में बेच रहा हूँ, और बाद में कम होगा तो खरीद लूंगा। वो एक दिन इंट्राडे ट्रेडिंग होता है, गए नहीं जाना, रहने दो, सुनो वो सब छोड़ो। मैं वो बोल रहा था
तो मंत्री लोग को पता होता है कि इसको बैन करने वाले हैं, तो अगर आपने शेयर लगाए हैं तो आपका पैसा डूबेगा कि नहीं डूबेगा? डूबेगा। तो पहले से बता देते हैं, पैसा वो निकाल लिया, आपको प्रॉफिट हो गया, है कि नहीं? ओके। तो मंत्री लोग चाहें, अगर आपके जो सरकार में बैठे अधिकारी लोग चाहें तो बहुत ज़्यादा घपला कर सकते हैं, कभी कभी करते भी हैं। तो एक तो ये हो गया ऐसे कमाने का, और दूसरा ना कुछ कंपनियां होती हैं जो क्या है कॉल्स देती हैं, वो ग्राफ एनालिसिस करती हैं, मार्केट को देखती हैं कि कैसे बढ़ रहा है कैसे घट रहा है, पूरा मैथमेटिक है ना, पूरा साइंस है, और उसके बाद आपको बताएंगे कि देखिए ये वाला शेयर बढ़ेगा, आप खरीद लीजिए। ठीक है, बता दिए। अब आप क्या किए, उसको खरीद लिए, और खरीदने के बाद अगर प्रॉफिट हुआ तो उस प्रॉफिट में या तो वो मंथली चार्ज करेंगी या इस प्रॉफिट का कुछ हिस्सा मांगेंगी। ठीक है, इस तरह से भी किया जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं स्टॉक मार्केट में जो स्टार्टिंग में मतलब, मगर जनरली क्या होता है, आप अपना एनालिसिस लगाएं, अपना गणित लगाएं, अपना समझें, उसके बाद लगाएं, ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, तो ये आपके देखें, पहले बुली देखो तेजड़िया क्या होता है। ऐसा व्यक्ति जो भारी मात्रा में शेयर्स को खरीदता है उसके क्या बोलते हैं, तेजड़िया या बुल कहते हैं। ठीक है, अच्छा खरीदेगा तो क्या हो जाएगा जी, शेयर का रेट क्या होगा, बढ़ जाएगा, है ना। जैसे बता रहे हैं अभी ना, वो अदानी का शेयर्स बहुत गिर रहे थे। ठीक है, क्यों पता है, वो फंसे गए थे ना उसमें कई केस में। तो क्या हुआ, अब शेयर्स गिर रहे हैं, तो शेयर्स बचाना है ना, तो क्या करना पड़ेगा, उसमें निवेश करना पड़ेगा, उसको खरीदना पड़ेगा। जब कोई किसी कंपनी का शेयर नहीं खरीदता है ना, तो शेयर्स के रेट क्या होते हैं, अपने आप गिरने लगते हैं। ध्यान देना। ठीक है, तो क्या हुआ, गुजरात के एक व्यक्ति थे, उन्होंने क्या किया, शेयर्स को खरीदा, फिर से रेट आ गया। ठीक है, रेट पकड़ लिया उसने, तो अभी अडानी वाला शेयर्स का रेट आ गया ना। तो शेयर्स के अप डाउन से क्या होता है, पैसे का अप डाउन होता है। ओके, तेजड़िया इसको बोलते हैं, जो भारी मात्रा में शेयर को खरीदता है उसको तेजड़िया या बुल कहते हैं। उसके बाद एक और नाम है आपका तेजड़िया के बाद एक और बियर मार्का है ना, मंदड़िया बोलते हैं। मदड़िया नहीं है वो, बियरिस मार्क। ठीक है, ठीक, बियरिस जो भारी मात्रा में शेयर्स को बेचता है उसको क्या बोलते हैं, मदड़िया बोलते हैं। ठीक है, बियरिश मार्केट क्या बोलता है, जो भारी मात्रा में शेयर को बेचता है उसको बियर बोलते हैं। ठीक, नेक्स्ट देखें। अब सुनो, तो इसी में देखो क्या बनता है, आपने देखा होगा बुल, एक वो क्या आपका बैला है ना, ऐसे नहीं, ऐसे मुंडी किया रहता है, देखे होगा, वो क्या होता है, यही है बुलिश मार्केट। ठीक है, अब यहीं पर देखो बुलिश मार्केट क्या होता है। ठीक है, ये बियरर बोलते हैं इसको, बुलिश मार्केट। शेयर का रेट अचानक से क्या हो जाए, बढ़ जाए। देखो खरीदा है ना, तो खरीदा है तो क्या होगा, बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। तो शेयर का रेट अगर अचानक से बढ़ रहा है, अचानक बढ़ना क्या कहलाता है, बुलिश मार्केट कहलाता है। और बियरिश मार्केट क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा जी, अचानक से कम हो जाना क्या कहलाएगा, बियरिश मार्केट कहलाएगा, है ना। बुल ढकला जाता है, वो एक ठो सांड रहेगा, एक ठो और आदमी रहता है टाइप से। ठीक है, तो दो लोग रहते हैं, बुल में एक ऐसे मुंडी लगाया रहेगा, तो वो बुलिश मार्केट और एक बियरिश मार्केट बोलते हैं। ठीक है, अचानक से अगर शेयर का रेट बढ़ा क्या बोलेंगे उसको, बुलिश मार्केट, और रेट का अचानक से कम हो गया उसको बियरिश मार्केट। जो ज़्यादा फ्लैक्चुएट होते हैं शेयर ना, उस पर नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए। ओके, ठीक, सट्टा हो जाता है वो। ठीक, सट्टा अलग चीज़ है, ये थोड़ा सा अलग हो जाता है। इंट्राडे करोगे तो इंट्राडे मतलब रोज। ठीक है, इंट्राडे करना मतलब रोज करना, रोज खरीदना और रोज बेचना, उसको इंट्राडे बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। इंट्राडे कहने का मतलब क्या हुआ, नहीं लिख रहा हूँ, याद रखना, इसको लिख लेना। इंट्राडे ट्रेडिंग कहने का मतलब ट्रेडिंग बोलते हैं इसमें। तो ट्रेडिंग मतलब रोज शेयर को खरीदना और बेचना को इंट्राडे ट्रेडिंग कहते हैं। मैं तो इतना पढ़ने से अच्छा है कि ना वो करके देख लो, है कि नहीं, सच में।
हाँ वो मोहतरमा पीछे बता रही है, उनसे भी ले लेना ज्ञान। देखो जी, अरे पैसा वैसा नहीं लगता है, ठीक है, अकाउंट खोलने पैसा लगेगा नहीं। ब्रोकरेज चार्ज को थोड़ा देख के समझ, पहले पूछ लेना उसे कि ब्रोकरेज चार्ज कितना है, ऐसे करके बोलेगा सर 0.2 0.3, बोला भारी महंगा है। अरे वो बहुत महंगा है वैसे। देखो जी, बहुत बहुत कभी भी ऐसे पॉइंट में मत लेना, है ना। कम से कम बोलना कि सर 2 जीरो लगाओ या कम से कम 1 जीरो लगाओ, ऐसे, ठीक है ना। ये बहुत ज़्यादा हाई रेट हो गया, तो इसीलिए समझा रहा हूँ। पहले जाओ बोलेगा सर कितना है, सर बहुत बहुत नॉमिनल है 0.4 और 0.4 बहुत हुआ, 40 पैसे ले रहा हो, है ना। ऐसा नहीं, इसमें 0.004 002 ऐसे आना चाहिए, तब जाके देखो कमाओ। कुछ नहीं कमाओगे आप, अगर मान लो लगा भी दिए ना तो 1 रुपये का शेयर है, सीधा 40 रुपये उसको दे रहे हो, और टैक्स सीधा 30% कटता है, पता है आपको। सीधा मैं बताया था, शेयर मार्केट से किसके कंट्रोल में है, कि सेंट्रल गवर्नमेंट का। और सेंट्रल गवर्नमेंट जो शेयर मार्केट सीधा 30% काटती है, सीधा 30%। बताओ तो अब क्या बचा आपका, ठीक है। 1 रुपये का 30% करेगा 30, और 40% ये ले लिया, सर 30% बचा, क्या ही बचा, कुछ नहीं बचा। अरे लॉस होगा, देखो बता रहा हूँ उसको कैसे लॉस हुआ। ये ऐसे नहीं लगाने का और निकालने का, ठीक है, ये डबल टैक्स, डबल ब्रोकरेज लेते हैं इन लोग, नहीं समझ पा रहे। जैसे शेयर आपने लगाया, ठीक है, अगर आपने खरीदे तो ब्रोकरेज लगेगा, ठीक है। मान लो कितना है, मान लो 2%, है ना, यानी 20 पैसा है, ठीक है ना। और फिर आपने निकाला, चाहे लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो, चाहे जितना शेयर निकला हो, ठीक है, पर शेयर पे। तो ये भी 2, मतलब ये 20 पीस 40 हो गया कि नहीं हो गया। मान लो एक ही शेयर में खेल रहे थे, एक ही शेयर लिए थे ना, तो आपका 40 पैसे तो ऐसी हो गया आपका, तो सिंपल सा। और 30% क्या हो गया उस पर, टैक्स। तो ये 30 पैसे आपको वो लग जाएगा। तो क्या कितना 30 पैसे बचा। अब 30 पैसे बताओ, 1 रुपये लगाए थे, 30 पैसे हाथ में आए, ठीक है। अगर जीरो प्रॉफिट जीरो लॉस पे भी अगर आप लोग खेल रहे हो ना, फिर भी आपको 30 पैसे 70 पैसे चला गया टैक्स में। तो ध्यान रहे, ब्रोकरेज कम करवाना होता है, ठीक है। कम होता है वो उन लोग के ऊपर रहता है, फ्लैक्चुएट रहता है, ठीक है। अगर मान लीजिए आप बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग करते हैं ना, तो आपका मतलब 0.000 ऐसे हो जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखना इसको, बस खुलवाओगे तो याद रखना पैसे नहीं लगते हैं, पैसे मत देना, और ब्रोकरेज को ध्यान रख के खुलवा के प्रैक्टिस कर लेना इसको, ठीक है। ओके, अब सुनो, तेजरिया हो गया, बुलिश मार्केट हो गया, एक लास्ट याद रखिएगा, क्या, इनसाइडर ट्रेडिंग। हाँ उसको लिखो, इनसाइडर ट्रेडिंग, ठीक है, इनसाइडर ट्रेडिंग। इनसाइडर ट्रेडिंग इनसाइडर ट्रेडिंग ये सट्टेबाजी है। क्या है, सट्टे। इनसाइडर ट्रेडिंग बताए क्या होता है, कंपनी के जो एम्प्लॉइज, जैसे मान लो समझ लो, ऐसा समझ लो, जैसे मान लो ये जो कंपनी है, ये कंपनी अगर मान लो कहाँ रजिस्टर है, आपका स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर है, और इसमें एम्प्लॉय हूँ मैं, और मैं इसका गोपनीय जो बातें हैं वो आपको तक मैं शेयर कर रहा हूँ, ठीक है, और उसके वजह से आपको प्रॉफिट हो रहा है। तो वो जो करते हैं वो क्या होता है, इनसाइडर ट्रेडिंग कहलाता है, ठीक है। ये इलीगल है, इसी वजह से फंसे थे वही सर, कौन सा गुप्ता थे ना जिसका पिक्चर आया था, ठीक है, वही वाला था। कंपनी के अंदर की बातों को पता करके और उस कंपनी में फिर निवेश करते थे, ठीक है। जैसे मान लीजिए कंपनी प्रॉफिट में जाने, कुछ मान लो कंपनी कुछ खोलना चाह रही है, कुछ हो रहा है, तो अगर उसके अंदर की बात पता चल जाएगी ना, तो क्या होगा, शेयर्स के रेट फ्लक्चुएट होंगे। मान लो ये वाला है, अडानी वाला है, अडानी आज के आज मान लो सब बेच दिया, ठीक है, मीटिंग हुई आज बेच दूंगा सबको, शेयर के रेट गिरेंगे, सब लोग क्या करें, बेच दे, पता चल गया कि नहीं बेचा। इनसाइडर ट्रेडिंग यही होता है कि कंपनी के अंदर की बातों को बाहर तक पहुंचाना, क्या कहलाएगा, लीक करना। लीक करना को क्या बोलते हैं, जाहिर करना, या ओपन करना लिख देता हूं। ठीक, तो ये हो गया आपका इनसाइडर ट्रेडिंग। ये इलीगल है, ये गलत है, ये अगर करते पकड़े गए तो आपको जेल हो सकती है या इस पर भारी भरकम जुर्माना लग सकता है, ठीक है। इसको थोड़ा सा याद रखिएगा, इनसाइडर ट्रेडिंग नहीं करना है, ठीक। उसके अलावा सट्टेबाजी भी होती है इसमें, मतलब सट्टेबाजी कहने का मतलब है जुआ जैसे खेलते हैं। अगर आप रोज़ मतलब
कई लोग करते हैं, ठीक है, जैसे आप रोज़ खरीदो और बेचते हैं ना, उसी को इंट्राडे कहते हैं। मतलब निकट भविष्य में अगर लाभ कमाना चाहते हैं बहुत जल्दी, ठीक है, आपका उद्देश्य उस कंपनी से शेयर से नहीं है, आपको अपने लाभ से बस आप चारों लगाएं, उसका रेट बढ़े और मैं बाहर निकल जाऊं, ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं, सट्टाबाजी कहते हैं, इसको क्या बोलते हैं, जुआ बोलते हैं, ठीक है। जुआ सुने ना, तो ये शेयर मार्केट जुआ ही है, ठीक है। एक प्रकार से जब आप किस उद्देश्य करेंगे, निकट भविष्य में लाभ के उद्देश्य करेंगे तो क्या होगा, ये जुआ है, ठीक है। आप चाह रहे हैं कि अभी लगाया मैंने सुबेरे और 3:30 बजे तक आपको पैसे हाथ में मिल जाए प्रॉफिट के साथ, ये सट्टेबाजी प्योर, ओके। तो 100 का 200 करना चाह रहे हो ना, है ना, एक का डबल डबल वही वाला, ठीक है। हाँ तो जुआ में क्या होता है, हाँ, और ऐसा नहीं, मतलब लीगल जुआ बोलते हैं इसको, ठीक है, लीगल आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, इंट्राडे ट्रेडिंग भी आप कर सकते हैं, क्लियर है। तो ये इसको याद रखिएगा, बन जाएगा। ये हमारा शेयर मार्केट हो गया, यहीं तक आप याद रखें, ठीक है। कुछ व्यवहारिक प्रश्न बनते हैं, आप पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। हाँ पूछो जी, क्या बोलो, बोलो। हाँ। बजाज फाइनेंस वगैरह उसी में आता है? हाँ बजाज फाइनेंशियल आता है, बजाज कैपिटल आता है। बोले थे कि ये लोग पैसे देते नहीं हैं, कुछ है, लोन नहीं देते करके बताया ना। कौन नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल देते हैं ना लोन, जनता को सीधे नहीं देते, ठीक। नॉन बैंकिंग, फाइनेंस वगैरह करवाते अच्छा हाँ रुकिए, नहीं लोन कहाँ लोन दिए, लोन नहीं देते हैं, ठीक तो बोले थे। नहीं लेते हैं ना बजाज। अरे नहीं वो नहीं, बजाज, अरे बजाज की एग्जांपल नहीं, नॉन बैंकिंग फाइनेंस जो होते हैं वो लोन नहीं देते हैं, ये ठीक बोल रहा था मैं। वही मैं बोल रही हूँ कि इसी में आता है कि किस में आता है बजाज जैसे फाइनेंस? देखो सुनो एक रुको जो रुको, एक बजाज फाइनेंस सुनो तो, अरे एक बजाज कैपिटल है, इसीलिए देखना नाम देखना, ठीक है। एक बजाज फाइनेंशियल है, FINZ होगा लास्ट में, ठीक है। तो एक उसका एक बीमा कंपनी है और एक लोन की कंपनी है। जब आप बाइक को लेने जाओगे या फिर कुछ लेने जाओगे तो लोन पर, ये दोनों अलग अलग, ठीक है। ये लोग दोनों अपने अपने अलग अलग नाम से रजिस्टर करवाए हैं। कभी आप देखे जाए, जब आप लेंगे ना तो देखिएगा, एक बजाज फाइनेंस, एक होगा बजाज आपका कैपिटल, ठीक है, एक बजाज लिमिटेड। तो एक लोन देने वाली अलग है और एक आपका बीमा करने वाली अलग चीज़ है, ठीक है। देख लेना आप, हर का नाम आपको अलग मिलेगा, रजिस्ट्रेशन आईडी उन लोग का अलग अलग है, एक ही नहीं करते, ठीक है। जैसे बता रहा हूँ टाटा की है, तो टाटा के एलियाड, टाटा की कई रजिस्टर, जैसे टाटा लोन भी देती है, टाटा आपका बीमा भी करती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ना अलग अलग नाम से रजिस्टर करवाते हैं ताकि बीमा सेक्टर में भी जाए, क्योंकि देखो बीमा का सिस्टम अलग है, IRDA रेगुलेट करेगी और IRDA रेगुलेट करेगी तो वहाँ पर रजिस्ट्रेशन अलग होगा, ठीक है। और आपको बैंकिंग में करना है तो इधर आपको RBI से अलग परमिशन लेनी पड़ेगी। बेसिकली लोग ऑफिस को लेकिन एक ही होता है, हाँ। वहीं पे सारा काम। जी बिल्कुल, तो बिल्कुल इसमें क्या अंतर है, हमको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। एक आपका कहाँ पर करवाना है, RBI, और एक कहाँ पर है ना, IRDA। तो RBI में करोगे तो आप बैंकिंग से रिलेटेड सारे काम कर सकते हो, चाहे लोन देना है, उधारी देना है, पैसे देना हो। और इसमें करोगे तो आप क्या करना है, बीमा से रिलेटेड काम कर सकते हैं, है ना। 2 रजिस्ट्रेशन होते हैं। अब ऑफिस एक नाम ही है ना, बजाज है, बजाज दोनों कर रही है, तो आप ऑफिस एक बनाओ चाहे 2 बनाओ, रजिस्ट्रेशन अलग रहेगा, नाम में भी डिफरेंस आपको मिलेगा, ठीक है। एक बार देखना, आप लोग नाम देख लेना, बजाज का, बजाज फाइनेंस, बजाज लिमिटेड, बजाज कार्ड, बजाज का क्रेडिट कार्ड भी आता है, ठीक है। तो इस सब याद रखना, ये अलग अलग। बैंक में करोगे तो RBI से करना ही पड़ेगा, और इसमें करोगे तो कहाँ, बीमा में करोगे तो IRDA से परमिशन या IRDA से आपका सर्टिफिकेट चाहिए ही चाहिए। अरे वो एजेंट बनने के लिए परमिशन चाहिए। तो अलग अलग बॉडीज हैं, काम करती हैं। इधर अभी बताना था, इधर अगर आपको निवेश करना है तो आप सीधा सेबी से कनेक्ट करो। किससे करोगे, पहले सेबी नहीं थी ना, पता है, सेबी नहीं होने की वजह से ना वो मेहता वाला केस हुआ था, हटा दी उसको, है ना। लो इसको भी देख लो, तो सेबी ये इंपॉर्टेंट है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, भारतीय प्रतिभूति एवं नियामक बोर्ड, भारतीय प्रतिभूति एवं नियामक बोर्ड 1988 जब केस हुआ था ना, कोई रेगुलेट करने वाला नहीं था स्टॉक मार्केट को, ऐसे चल रहा था, ठीक है। तो सेबी का गठन किया गया, सिक्योरिटी फुल फॉर्म पूछा जाता है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक, कहीं लिखा होगा, नहीं लिखा है क्या, ठीक। इसकी स्थापना हुई थी 1988 में, और इसका जो राष्ट्रीयकरण हुआ था ये हुआ था आपका 1992 में, 12 अप्रैल 1988, ठीक है। ये डेट भी याद रखिएगा, आजकल डेट से पता नहीं कैसे कैसे पूछ दे रहा है, ठीक है। और काम करना कब चालू किया,
1992 से ये फुल फंक्शन हो गया, ठीक है। 12 अप्रैल 1988 को इसका गठन हुआ और फंक्शन कब से हुआ, ये 1992 से ये काम करना चालू किया है। इसको याद रखिएगा। आपके पूंजी बाजार यानी शेयर मार्केट में पूरा कंट्रोल, उसके से नियम बनाना, संचालन करना, अगर आपको रजिस्टर करना, सारे काम कौन करता है तो सेबी ही करती है, ठीक है, सेबी करती है। इसको याद रखिएगा, ठीक है। इसमें एक चीज़ बताएं, टी कैप लगाती है, ठीक है। टी कैप सुनो तो क्या होता है, इसको भी समझ लीजिएगा। मान लो कभी पूछ दे, देखो क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपने किसी का शेयर खरीदा, ठीक है, और शेयर खरीदा और वो शेयर बहुत ज़्यादा लॉस में जा रहा है, मान लो भले कोई भी रीज़न हो, वो शेयर बहुत ज़्यादा लॉस में चलने लगा और लॉस में जाते जाते अब देखो मान लीजिए आपने 100 लगाया था, शेयर का रेट अगर 0 हो गया तो आपको तो 0 पैसे मिले ना, आपका 100 रुपये डूब गया ना। नहीं समझ में, जैसे मान लो एक लिया था, आपके पास 100 रुपये थे, 100 में एक शेयर लिया था और इस शेयर का रेट जितना कम होगा आपको लॉस होगा, ठीक है, जितना ज़्यादा होगा आपको प्रॉफिट होगा। तो मान लीजिए वो 0 होते होते 0 हो गया शेयर का रेट, तो आपका पैसा क्या हो गया, 0 तो हो गया, नहीं हो गया। तो वो टी कैप लगाती है, एक लिमिट होता है, ठीक है, उस शेयर के बाद वो ट्रेडिंग रोक देती है। ट्रेडिंग करी ना तो आप उसको सेल कर पाओगे और ना तो आप खरीद पाओगे ना बेच पाओगे। तो उस मान लीजिए आपका क्या होगा 60 रुपये, शेयर का रेट गिरा 60 रुपये, मतलब 40% का डाउन है ना। अरे एक रेट कितना था, 100 था, कितना हो गया ये 60 रुपये, कितना का डाउनफॉल आ गया, तो 40 बहुत होता है, ठीक है, एक शेयर के लिए 40% गिरना बहुत होता है। उसने क्या किया, टी कैप लगा दिया। अब इसके बाद क्या है, ये सब करती है सेबी, क्यों, उस कंपनी को बचाने के लिए, उस ग्राहक को बचाने के लिए, ठीक है, और सबको बचाने के लिए, ठीक है। कई लोग क्या होता है, बहुत ज़्यादा पढ़ लिख जाते हैं, समझ जाते हैं कि ये जाएगा नीचे जाएगा, तो क्या करते हैं, इस पर रोक देती है। अब इस शेयर को 60 रुपये को ना तो आप बेच सकते हो और ना तो खरीद सकते हो। 2-3 दिन बाद जैसे ही स्टेबल हुआ उसका फिर से चालू कर देगी, है ना। नहीं, जब लॉस होता है तब, या ज़्यादा प्रॉफिट होगा तब, दोनों में। पहले नहीं लगाते हैं जनरली, पहले नहीं लगाते हैं। हाँ, पहले क्यों लगाएंगे, उसको गिरने तो दो पहले, या फिर ज़्यादा प्रॉफिट होने दो। पहले नॉर्मल खरीद बिक्री चलता है। ये इंटरफेयर कब करेगी, जब ज़्यादा कंपनी को लॉस होगा और ग्राहक को लॉस होगा। अरे आपने पैसे लगाए ना इतने, इससे तो आपके पैसे कुछ तो सिक्योर रहे, तो इसके लिए वो करती है, टी कैप वगैरह लगाती है, रोक देती है, ट्रेडिंग रोक देती है। कई बार हुआ है ट्रेडिंग रोक दी है, ठीक है। अरे अभी हमारा मार्केट बहुत ज़्यादा डाउन जा रहा था ना स्टार्टिंग में, जब यूक्रेन वॉर युद्ध चालू हुआ था तब, तो उस पर क्या कर ट्रेडिंग पूरा रोक देती थी, ठीक, होता है, कभी कभी हो जाता है, ठीक। तो ये याद रखिएगा, इतना हमारा शेयर मार्केट पढ़ना है। शेयर मार्केट के बारे में देखो 1-2 नाम आपके कभी कभी पूछ लेते हैं। हमारे अमेरिका का जो शेयर मार्केट उसका नाम था, उसका डी जोन्स, ठीक है, याद लिख लीजिए, डी जोन्स, न्यूयॉर्क में है सबसे फेमस डी जोन्स। हाँ, जापान का निक्की नाम से जानते हैं, जैसे हमारे बोलते हैं ना नेशनल स्टॉक एक्सचेंज निफ्टी बोलते हैं, ठीक है। जापान का निक्की। जर्मनी का फ्रैंकफर्ट, जर्मनी का फ्रैंकफर्ट। निक्की पूछा जाता है, निक्की किसका क्या चीज़ है, तो निक्की स्टॉक एक्सचेंज का नाम है, कहाँ का, जापान का, ठीक है। हमारा क्या नाम है, तो निफ्टी, ठीक है, लिख लियो निफ्टी, या फिर BSE और NSE, ठीक है। वैसे तो 21 ठो हैं और इंटरनेशनल हमारा बनाने का प्रस्ताव चल रहा है गुजरात में। कहाँ बनाने हैं, सबके लिए ना, इंटरनेशनल बनाने के स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। क्या, डी जोन्स है ना, डी जोन्स। अरे अमेरिका में और बहुत सारे हैं, बट डी जोन्स सबसे ज़्यादा फेमस, ठीक है। हमारे यहाँ ना बहुत 21 ठो है हमारे यहाँ, तो सबसे फेमस हमारा BSE है, ठीक है, पुराना भी है। तो अमेरिका का सबसे फेमस कौन सा है, डी जोन्स, ठीक है। जापान का याद रखिएगा, निक्की के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और बहुत सारे हैं, मैं फ्रैंकफर्ट, अरे बहुत सारे, देखो सेंट है, संघाई है, नास्डाक है, S&P है, बोवेल्सा है, मिल्टे है, IPL है, KLSP, काम्ब्रे, हॉन्गसेंग है, सिम्पेक्स। कैच करोगे सब, जो इंपॉर्टेंट था बता दिया मैंने। सिंगापुर का सिम्पेक्स, लिख लो इसको भी, सिंगापुर का सिम्पेक्स, सिंगापुर का क्या है, सिम्पेक्स, ठीक है, ठीक। ये हमारा पूंजी बाजार खत्म हो गया। और क्या बचा, हाँ एक चीज़ छूट गया जी इसमें, आपको मनी नहीं बताया ना, मनी का कैसे चलता है। तो छपाई उपाई जानते हो कहाँ होता है, कहाँ होता है छपाई,
1 रुपए का नोट कौन छापता है? हाँ, 1 रुपए का नोट अरे देखो सुनो, पैसा छपाई जाना, तो पैसा कहाँ होता है छपाई? बस जब भी ऐसा कुछ हो ना तो मैप से याद करना ज़्यादा सही रहता है। पहले बात सुनो, पहली बात सुनिए, तो जो 1 रुपए है ना, 1 रुपए जो 1 रुपए है, 1 रुपए पर ना 1 रुपए वित्त मंत्रालय हमारी छापती है और उस पर वित्त सचिव का साइन होता है, ठीक है। और उसके अलावा जो भी पैसे हैं ना उस पर किसका होता है? हमारे गवर्नर का साइन होता है, ठीक है। क्लियर है? तो याद रखेगा 1 रुपए वाला। और 1 रुपए वाला कितना छाप सकते हैं? ऐसे नहीं पूरा छाप दे। कौन करता है? तो वित्त मंत्रालय। और इस पे साइन का होगा वित्त सचिव का, है ना। किसका होगा? तो वित्त सचिव का। ये याद रखिएगा पहली बात तो। और बाकी सारे कौन छापेगा? तो आरबीआई छापेगा। कैसे छापेगा? तो सुनो, क्या करेगा? 200 करोड़ या फिर उसके अलावा गोल्ड वगैरह लेके जमा करेगा, और जितना जमा करोगे उसके बदले वो क्या करेगा? मुद्रा छापेगा। ऐसे नहीं इफरात छाप दिया ऐसे करके। तो आरबीआई क्या करता है? मुद्रा छापने का काम भी करता है। किसके बदले करता है? तो प्रतिभूति जमा करता है, ठीक है। गोल्ड जमा करेगा, कैश जमा करेगा, मतलब विदेशी मुद्राओं को जमा करेगा। 200 करोड़ पहले जमा करवा दो, उसके बाद जितना एक्स्ट्रा छपवाना है उसका छपवा लो, मतलब उतना पैसा जमा करो उसके बाद छपवाओ। जैसे गोल्ड है ना, तो गोल्ड का रेट मान लो 10 रुपया, तो 10 रुपये का बदले 10 रुपये का नोट पकड़ा देगा आपको, और गोल्ड रख लेगा। तो उसके बदले ना उतना उसको पास करेंसी होनी चाहिए। तो क्या क्या लेगा? तो देखो, प्रतिभूति में क्या लेगा? बॉन्ड नहीं लेगा वो, या तो कैश लेगा। कैश में क्या आएगा? फॉरेन रिजर्व, ठीक है। जैसे फॉरेन रिजर्व डॉलर वगैरह हो गया, तो फॉरेन रिजर्व लेगा एक। दूसरा क्या लेगा? गोल्ड लेगा, गोल्ड, ठीक है। ये सब लेगा, उस सब को जमा करता है, गोल्ड पता है उसको लेगा, और उसके बदले फिर क्या करेगा? वो पैसे देगा। क्लियर है? तो याद रखिएगा, बहुत कॉमन सा प्रश्न बनता है कि ये पैसे ज़्यादा क्यों नहीं छापते? पैसे ज़्यादा छापने से क्या आएगा? इन्फ्लेशन आएगा, इन्फ्लेशन एंड महंगाई आएगी, और पूरा देश बर्बाद हो सकता है वेनेजुएला। हाँ कहाँ? वो बता, इसीलिए मैं बनाया था, ठीक है। ठीक, देखो पहले 1 रुपए क्लियर है। और बाकी अच्छा, 1 रुपए वाला कितने छाप सकते हैं? तो ये अगर 5 करोड़ से ज़्यादा नहीं छाप सकते। कितने छाप सकते हैं? ये भी तो है ना कि फराज छाप 1-1 करोड़, 1-1 रुपये वाला मिले। 5 करोड़ से ज़्यादा नहीं छाप सकते। कितना? 5 करोड़ से ज़्यादा नहीं छाप सकते, ठीक है। हाँ 1 साल, ठीक है। 5 करोड़ बस इतना ही लिमिट है उसका, ठीक है। हाँ 1 साल में है। अच्छा, हमारे गवर्नर कौन है अभी? कौन है? कौन? लिख लेना, ये पढ़कर आना। और ठीक ठीक ठीक, देखो तो एक नासिक में है, इंडियन सिक्योरिटी प्रेस नासिक में, ठीक। नासिक जानते हो? इंडियन सिक्योरिटी प्रेस है, और इंडियन आपका नोट प्रेस नासिक। नासिक, ये नासिक कहाँ जी? नासिक महाराष्ट्र में, ठीक है। 2 चीज मिलेगी, इंडियन सिक्योरिटी प्रेस और इंडियन नोट प्रेस। सिक्योरिटी प्रेस और नोट प्रेस। और सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस कहाँ मिलेगा? तो हैदराबाद में, ठीक है। हैदराबाद, ये आपका हैदराबाद। सिक्योरिटी प्रिंटिंग कहाँ पर है? तो हैदराबाद। तो एक हो गया कहाँ पर? हमारा हैदराबाद तेलंगाना में, है ना। हैदराबाद तेलंगाना एक। नासिक में 2 ठो नोट मिलेगा, और क्या मिलेगा? सिक्योरिटी। नोट की तो सिक्योरिटी करेंगे ना, तो नोट और सिक्योरिटी, ठीक है। और आपका यहाँ पर क्या मिलेगा? सिक्योरिटी प्रिंटिंग याद रखिए। सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस कहाँ मिलेगा? हैदराबाद में, ठीक है। और सिक्योरिटी पेपर मिल होशंगाबाद, बैंक नोट प्रेस देवास। यहाँ पर लिखना था, ठीक है। देवास आपका पड़ता है गुजरात, होशंगाबाद। ठीक है।
होशंगाबाद। अच्छा टकसाल जानते हो? टकसाल, टकसाल क्या होता है? जहाँ पर पैसा नहीं जी, सिक्का, सिक्के, हाँ सिक्के, हाँ जहाँ पर पहले हमारे मुगल सम्राट में बहुत पढ़े हुए हिस्ट्री में मिलेगा। टकसाल मतलब होता है जहाँ पर सिक्के ढाले जाते हैं। सबसे पुराना कोलकाता, लिख लो, सबसे पुराना टकसाल कोलकाता में, ठीक। सिक्योरिटी पेपर मिल, सिक्योरिटी पेपर मिल होशंगाबाद, ठीक है, होशंगाबाद एमपी, ठीक है, होशंगाबाद। टकसाल सबसे पुराना कोलकाता में है ना। बैंक नोट प्रेस देवास, देवास ये भी है, बैंक नोट प्रेस देवास एमपी, देवास गुजरात में नहीं, एमपी में, ठीक, ठीक, देख लो, ठीक, देखो तो इतना ही है। 2 यहाँ, 1 2 3 4, ठीक। देखिए तो नासिक में 2 ठो है, ठीक, 2 सुन। एक बार नासिक है ना, नासिक में क्या है तो आपका सिक्योरिटी है, और किसकी सिक्योरिटी है तो नोट की, है ना, किसकी है, नोट की, है ना, सिक्योरिटी प्रेस। और उसके बाद देखो अगला कौन सा आ जाएगा, सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस हैदराबाद, ठीक है, हैदराबाद। और आपका होशंगाबाद में देखो, होशंगाबाद सिक्योरिटी पेपर मिल, और उसके बाद एक और होगा देवास ही एमपी में ही बैंक नोट प्रेस, ठीक है। ये दोनों कहाँ मिलेंगे आपको, एमपी मिलेंगे। टकसाल कहाँ मिलेगा तो कोलकाता, और भी जगह है, कोलकाता में सबसे पुराना है टकसाल। एक और जगह है, मुंबई में है, नोएडा में, हैदराबाद में है, मुंबई में भी है, हैदराबाद में भी है, नोएडा में भी, नोएडा, ठीक, यहाँ भी टकसाल है, याद रहे, ठीक, नहीं तो कोई ऐसी बात नहीं है। सबसे पुराना कोलकाता याद रखना मगर, ठीक है, ठीक। चलिए, शाहबनी है, मैसूर है, और भी जगह प्रेस होता है जी, शाहबनी और मैसूरों में होता है, बट उसको छोड़ दोगे तो भी चलेगा, मैं लिख दे रहा हूँ बट शाहबनी, शाहबनी और मैसूरू, मैसूर में भी आपका पेपर पैसा छपता है, पैसा। टकसाल कहाँ बता दिए, टकसाल येलो में देख लो, ये हो गया आपका एक आपका कोलकाता, नोएडा, नोएडा, हैदराबाद, हैदराबाद, यहाँ पर आपका टकसाल है, यहाँ पर सिक्के ढाले जाते हैं, ठीक है, यहाँ पर क्या ढाले जाते हैं, सिक्के ढाले जाते हैं। इतना हमारा पूंजी और मुद्रा वगैरह पैसा वैसा पढ़ना, ठीक है। कल की क्लास में हम लोग गरीबी बेरोजगारी देखेंगे, साथ साथ देखो समय मिलेगा ना तो जो आपका हरित क्रांति है और जो पंचवर्षीय योजनाएं हैं, नीति आयोग और जो प्लानिंग है ना, जैसे आप लोगों ने गरीबी में सुना होगा, बहुत आता है, तेंदुलकर समिति के बारे में, सी रंगराजन समिति के बारे में, ठीक है, सुने हो ना, ये सब समिति पूछा जाता है कि कितना है गरीबी, कैसे मापते हैं, क्या क्या करते हैं, कौन लोग गरीब हैं, ठीक है, और कौन बेरोजगार है, बेरोजगारी कैसे, उसको कल देखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखें।